हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि चाइना किस तरह से जो चाइनीज इकोनॉमी है उसका राइज हुआ। चाइना एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, वो चीज आप जान चुके हो। फाइन, अब यहां से आगे अगर हम जैसे देखें चीजों को, तो हमने चैप्टर में किस तरह से पढ़ा है अभी तक आप देखोगे तो इस बुक में जितने भी चैप्टर पढ़े, तो अब जो चैप्टर की थीम होती है कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो है वो तो आपने डिस्कस कर लिए। आपने यूरोपियन यूनियन, आसियान के बारे में पढ़ा, आपने चाइना के बारे में पढ़ा। अभी एडिशनल टॉपिक्स और पढ़ेंगे हम, जिसमें ब्रिक्स नेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, सार्क के बारे में भी पढ़ेंगे, ये सारा और आगे पढ़ेंगे। फाइन, बाकी जो बुक में टॉपिक्स दिए हैं तो उन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। और अब पार्ट क्या आता है हमारे पास में कि इंडियन कंटेक्स्ट में चीजों को पढ़े। तो इंडिया चाइना का क्या रिलेशन है वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चाइनीज इकोनॉमी का राइज होना इंडिया के लिए कंसर्न है, और इंडिया और चाइना के कैसे रिलेशन रहे तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल नैरेटिव भी समझेंगे उसका। सारी चीजें जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। फाइन, देखो, तो अगर हम हिस्टोरिकल रूट्स की बात करें, क्या लगता है आपको आज जो आप इंडिया चाइना के रिलेशन देख रहे हो, क्या ये हमेशा से, मतलब जब देश आजाद हुआ था तो उसी दिन हमने तय कर लिया था कि बस चाइना से लड़ाई लड़ना है अपने को? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो चाइना के साथ में हमारे रिलेशंस बने हैं, डेवलप हुए हैं, तो द रिलेशंस स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट। ठीक, जब चीजें स्टार्ट हुई थी तो दोनों ही देश एक साथ आजाद हुए, या फिर दोनों ही देश कहें एक साथ, तो अपनी जर्नी एक साथ स्टार्ट करी 1947-49। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 1950 में जैसे अगर आप देखोगे तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश कर दिए थे कि जो ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो चाइना और इंडिया के बीच में स्टैब्लिश हो गए थे। अब क्या हो रहा है कि उस समय पे जैसे देखोगे तो उस समय पे कुछ कॉमननेस भी थी। कॉमननेस क्या थी कि दोनों ही डेवलपिंग इकोनॉमीज है, दोनों ही क्या थी, दोनों ही इकोनॉमीज जो थी उनके अपने अपने एस्पिरेशंस थे। फाइन, और दोनों जो एशिया है, तो ऐसे कहा भी जाता ना कि क्या कि 21st सेंचुरी एशिया की होगी। तो दोनों उसमें थे कि हाँ आज से 50 साल बाद हम कहाँ होंगे। क्यों? क्योंकि आज से 50 साल बाद जो है, मतलब 1950 से अगर जैसे देखोगे तो आज से उस समय से 50 साल बाद 2000, ठीक है, 21st सेंचुरी में एंटर कर जाओगे। और 21st सेंचुरी को कंसिडर किया जाता है एशिया की सेंचुरी। तो बहुत कह सकते हैं एस्पिरेशनल नेशंस के फॉर्म में दोनों ने जर्नी स्टार्ट करी है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल रूट्स को समझते हैं। तो इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इंडिया एंड चाइना आएगा वापस। इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। और ये हम 1950 से तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास ही हमारा 1950 से स्टार्ट हुआ है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो जब वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स नहीं आई थी, जब पोर्टुगीज, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, ये कोई नहीं आए थे एशिया वाले रीजन में, उस समय पे बोलबाला किसका था? तो उस समय पे जैसे देखोगे तो बड़े बड़े चाइनीज एम्पायर हुए, क्विंग, मिंग, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन से, तो हान डायनेस्टी। तो इस तरह से क्या है, मल्टीपल डायनेस्टिक रूल चाइना में भी हुए, और वही आप देखोगे तो मल्टीपल डायनेस्टिक रूल इंडिया में हुए। मौर्यन एम्पायर से लगा के मुगल एम्पायर तक आप देखोगे तो कितने सारे अलग अलग डायनेस्टिक रूल्स आए, ठीक है, अलग अलग एम्पायर्स बने। तो और इनका वर्चस्व था। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री तक की बात करोगे, बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियल पावर की अगर बात करोगे, तो उन्होंने अपना दबदबा बना के रखा था इस रीजन में। तो जो एशियन इकोनॉमीज हैं, एशियन सोसाइटी है, ठीक है, तो दे वर आल्सो हैविंग ग्रेट पावर्स। और उन ग्रेट पावर्स के चलते क्या है कि आप इंडिया और चाइना को जिससे देखोगे तो इस रीजन में इंडिया और चाइना का दबदबा भी था बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियल पावर। यहां तक चीज समझ में आई? मतलब ब्रिटिश नहीं आए, फ्रेंच नहीं आए इस रीजन में, डच नहीं आए, उसके पहले तक चाइना और इंडिया का ही यहां पे क्या था, पूरा राज था, ठीक है। और फिर आप जैसे देखोगे तो डिफरेंट टाइम्स इन चाइनाज लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल। चाइना में लगभग 2000 सालों का डायनेस्टिक रूल है। मैंने बताया ना, मल्टीपल डायनेस्टीज एक के बाद एक सक्सीड करते चले गई। तो उस तरह से चाइना की अगर आप देखोगे तो चाइना की जो एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है डायनेस्टिक रूल की, ठीक है, मंगोलिया, कोरिया, पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना एंड तिब्बत एक्सेप्टेड चाइनीज अथॉरिटी। अब इस पॉइंट को समझो। पहले क्या होता था, पहले नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। आज जो आप मॉडर्न नेशन स्टेट्स देख रहे हैं, फिक्स्ड टेरिटरी है कि हाँ इंडिया की टेरिटरी इतनी है, इंडिया के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये सारी चीजें। तो पहले फिक्स्ड टेरिटरी का कंसेप्ट नहीं होता था। एम्परर्स होते थे, रात में उठे, अगले दिन क्या करना है, उन्होंने हमला बोला तो बाजू वाले की टेरिटरी भी अपने पास ले ली। तो उस तरह से आप देखोगे ना, तो चाइना, ये जो रीजन है चाइना, ठीक है, मतलब क्या बनाया मैंने, ये वाला रीजन जो है, ठीक है, ये चाइनीज रीजन जो है, जो चाइना मेनलैंड है आज, उसका दबदबा पूरे इस क्षेत्र में था। तो मंगोलिया वगैरह तक, ठीक है, मंगोलिया से देखोगे तो कोरिया, ये कोरियन पेनिनसुला जो है, ताइवान तो था ही उनका, उसके बाद में इंडो चाइना वाला रीजन। अब इंडो चाइना क्या होता है पता है? लोग ऐसा सोचते हैं इंडो चाइना सर इंडिया भी होगा, कि इंडिया और चाइना। इंडो चाइना इस रीजन को कहा जाता है, देखो ये वाला जो है, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये वाला जो रीजन, इसे इंडो चाइना कहा जाता है। ध्यान रखना,
कभी कभी हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं या फिर सेल्फ इंटरप्रेट कर लेते हैं। सुनने पे पहली बार मुझे भी ऐसा लगा था इंडो चाइना में जरूर इंडिया होगा, लेकिन इंडिया का वहां पे कोई रोल नहीं है। इंडो चाइना ये वाले रीजन को कहा जाता है, ठीक है। तो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इस रीजन में भी क्या है, चाइनीज इंफ्लुएंस थी। इनफैक्ट बिफोर इंपीरियल पावर्स चाइना की अथॉरिटी को ये सारे रीजन्स एक्सेप्ट करते थे। जैसे जैसे अगर आप इंडिया की अथॉरिटी की बात करोगे, तो इंडिया की अथॉरिटी की अगर आप बात करोगे तो इंडिया में भी क्या आप देखने को मिलेगा आपको कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये पूरा जो है तो इस पे इंडियन एम्परर जो थे उनकी अथॉरिटी थी, ठीक है। तो इस तरह से चाइना की भी अपनी अथॉरिटी थी, जो बोला जा रहा है ना कि बिफोर द एडवेंट ऑफ इंपीरियल पावर चाइना की भी अपनी अथॉरिटी थी, और आजू बाजू के आज जो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं वो यहां पे चाइना की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे। सेम इज द केस विद इंडिया ऑल्सो, ठीक है। इंडिया की भी अपनी अथॉरिटी थी और आजू बाजू के क्षेत्र जो थे वो इंडियन अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। तो वेरियस किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन इंडिया ऑल्सो एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस बियॉन्ड देयर बॉर्डर। तो आज जो इंडिया की बॉर्डर है उससे बियॉन्ड अफगानिस्तान तक क्या था, एक टेरिटरी होता था। अशोकन एम्पायर में आप देख लो, ठीक है, तो उस समय पे क्या है, टेरिटरी बहुत बड़ी थी। फिर आप देखोगे तो दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, इन टाइम पे भी आप जैसे देखेंगे तो टेरिटरी जो थी, गुप्ता एम्पायर हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी टेरिटरी थी। तो जो आज आप पॉलिटिकल बॉर्डर देखते हो उसके बियॉन्ड चाइना और इंडिया की दोनों की ही बॉर्डर थी, और इसी कारण से उन्हें ग्रेट पावर इन एशिया कहा जाता है बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। तो हाउएवर द रीजन्स वेयर इंडिया एंड चाइना एक्सरसाइज्ड इन्फ्लुएंस rarely ever overlapped. This is point to be considered. इतनी कहानी समझ में आ गई ना कि चाइना और इंडिया के हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझोगे तो आप, लेकिन उसके मतलब दोनों का अपने अपने क्षेत्र में इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसमें मजेदार चीज क्या थी कि कभी भी इंडिया चाइना की टेरिटरीज ओवरलैप नहीं हुई है। अब देखो क्यों ओवरलैप नहीं हुई है सर, तो यहां पे सीधा सा पॉइंट जो है हमारा वो है हिमालयाज। हिमालयाज ने पता है एक नेचुरल फ्रंटियर का काम किया है, नेचुरल बॉर्डर का काम किया है। मतलब नेचुरल बॉर्डर कैसे कि हिमालयाज के इधर ना चिंगू चाइनीस आएंगे ना हम उधर जाएंगे, तो उस तरह से क्या है कि नेचुरल बॉर्डर का काम किया है हिमालयाज ने। फाइन, नेचुरल बॉर्डर का काम किया है हिमालयाज ने, ठीक। और इसी कारण से क्या है कि इन्फ्लुएंस दोनों की थी अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन दोनों की बॉर्डर्स कभी ओवरलैप नहीं हुई है। ओवरलैप नहीं हुई तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी कंफ्लिक्ट नहीं हुए। तो ऐसे पॉइंट को जोड़ना है, और इसी कारण से क्या है कि पहले कोई कंफ्लिक्ट नहीं रहा है हमारा, ठीक है, पहले कोई कंफ्लिक्ट नहीं रहा है। लेकिन समस्याएं कब आती है, देखो समस्याएं कब आती है, तो देयर वर लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरैक्शन बिटवीन द टू। लिमिटेड पॉलिटिकल कल्चरल इंटरैक्शन क्यों, क्योंकि बॉर्डर्स ओवरलैप नहीं हो रही है। अब जब इंटरैक्शन ही नहीं है तो कंफ्लिक्ट किस चीज का, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं आपकी टेरिटरीज, एक दूसरे के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। अब ऐसा नहीं कि कनेक्शन था ही नहीं, ठीक है। आप जैसे देखोगे तो फायान वगैरह आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या कि बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में, ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर्स आए थे, हमारे यहाँ से भी लोग जाते थे, तो इंटरेक्शन था, लेकिन कोई मेजर एसएच कंफ्लिक्ट ना हो, कोई अगर ऐसा देखना है तो मेजर कनेक्शन नहीं था। सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड वगैरह भी होता था, लेकिन कोई पॉलिटिकल और कल्चरल इंटरेक्शन नहीं होता था। कभी ना इंडियन एम्परर्स ने उधर हमले किए ना उधर से कोई इधर आया, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, इन द 20th century when both nations confronted each other they had some difficulty evolving a foreign policy to deal with each other। 20th century स्टार्ट होता है, मतलब 1900 से 1999 तक, ठीक है। तो 1900 से 1999 तक का जो टाइम पीरियड आता है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि दोनों कंट्रीज इंडिपेंडेंस पा लेती है 47-49। अब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस आ गई, मिठाई मिठाई बंटवाओ, वो तो सब हो गया, लेकिन अब दोनों को क्या, अब दोनों सॉवरेन नेशन है, दोनों को आपस में इंटरैक्ट करना था। वर्ल्ड वाज बिकमिंग इंटरकनेक्टेड। तो अब वहां पे अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसीज कि हम चाइना के साथ कैसे डील करेंगे, चाइना हमारे साथ कैसे डील करेगा, हमारी जो बॉर्डर्स हैं, तो ब्रिटिश एम्परर मतलब ब्रिटिश एम्पायर जब था, जब ब्रिटिश रूल था तब तो ठीक थी अपनी मतलब जो भी स्थिति थी वो ब्रिटिशर्स निपटा करते थे। लेकिन अब इंडियाज ओन गवर्नमेंट है, उसे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करना पड़ेंगे। तो जब इंटरैक्शन हुआ इस तरह से, चाइना में भी क्या है, माओ जेडोंग की गवर्नमेंट आ गई थी, तो जब इंटरैक्शन हुआ ना तब क्या हो गया, इट वाज डिफिकल्ट टू डील, ठीक है, इट वाज डिफिकल्ट टू फॉर्म फॉरेन पॉलिसीज। तो इन द 20th century both nations confronted each other, they had some difficulty evolving a foreign policy to deal with each other, ठीक है, एक दूसरे के साथ डील करने में यहां समस्याएं गई। कैसे समस्या गई, तो देखो मैं आपको कुछ बताता हूं। माओ जेडोंग जो है ना, तो माओ जेडोंग की एक कहानी बताता हूं मैं आपको। वो इंसान ऐसा है कि अगर आप एक बहुत नॉर्मल मतलब जैसे बोलते ना कि यार मैं उसको जानता हूं वो ऐसा है, तो मैं अगर बताऊं बहुत कनिंग इंसान था। माओ जेडोंग की एक पॉलिसी थी, अब पॉलिसी उन्होंने मतलब एक थ्योरी थी, पॉलिसी भी नहीं कहेंगे, एक थ्योरी थी। और थ्योरी थीसिस में क्या होता है, मैं थ्योरी थीसिस कुछ भी बना सकता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज से 200 साल पहले इस राजा का बेटा था, तो वो थीसिस होगी ना। तो वैसे ही क्या है कि माओ जेडोंग ने भी कई हिस्टोरिकल पुराने रिकॉर्ड्स को खोदते हुए एक थीसिस अपनी क्या दी, पाम एंड 5 फिंगर वाली थीसिस, ठीक है। तो पाम और 5 फिंगर, तो उसका ये मानना था कि ये चाइना है, चाइना का ये जो पार्ट है तिब्बत,
ठीक है, तिब्बत जो ऑटोनॉमी चाह रहा था चाइना से, तो तिब्बत चाइना का पाम हो गया, पाम के बाद में मतलब पाम ही हो गया तिब्बत, उसके बाद में 5 फिंगर, तो इधर अक्साई चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इस तरह से ये क्या है 5 फिंगर्स हो गई उसकी, ठीक है, तो ये पांचों क्या हो गई उसकी फिंगर्स हो गई। तो इस तरह से वो आज जैसे आप देखते हो तो क्या क्या क्लेम करता है वो कि अक्साई चीन हमारा है, नेपाल से भी बोलेगा कि एक दिन तुम हमारे हो, ठीक है, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, तो ये पूरे के पूरे 5 रीजन जो है वो पाम से एसोसिएटेड 5 फिंगर मान के चलते हैं, ठीक है। और इसी कारण से क्या है कि माओ जेडुंग की जैसे आप देखोगे तो माओइज्म जो आइडियोलॉजी है उसके चलते क्या है कि चाइनीज अथॉरिटीज जो आज वो डिस्प्यूटेड, यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट हमेशा क्यों बना रहता है, तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल बेस रहता है, आप सोचते हो उसी सोच के चलते एक्ट करते हो, तो वो सोच जो है ना वो उनके आइडिया जो उनके सूडो हाइपोथेसिस जो है उसके चलते क्या है कंफ्लिक्ट एक होता है। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आपको एक हिस्टोरिकल रूट समझ में आई कि क्या है इंडिया चाइना के रिलेशंस। वी स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट, ऐसा नहीं है कि जब हमने आजादी मिली तो हमने बहुत ऐसे तलवारें उठा ली थी एक दूसरे के अगेंस्ट में, आप इनफैक्ट देखोगे तो हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, हम हिंदी चीनी भाई भाई, ट्यूबलाइट मूवी देखी आपने, उसमें तो जो लड़ाई होने से पहले का सीन था तो हिंदी चीनी भाई भाई वो उसके दोस्ती करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो अच्छे नोट पे हमने स्टार्ट किए थे रिलेशंस, जवाहरलाल नेहरू, माओ जेडुंग, इनका मिलना, दोस्ती, ये सारा सब कुछ था, जाओ एनलाई वगैरह जो थे, ठीक है, प्रीमियर ऑफ चाइना एट दैट टाइम ही केम टू इंडिया, ठीक, तो सारी चीजें अच्छे नोट पे स्टार्ट हुई थी। तो आफ्टर इंडिया रिगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, द चाइना एक्सपेल्ड द फॉरेन पावर्स, देयर वाज होप दैट बोथ वुड कम टुगेदर टू शेप द फ्यूचर ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड एंड ऑफ एशिया पर्टिकुलरली। तो अब दोनों की ही एशिया में हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस रही थी, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि दोनों देश मिलकर साथ में काम करेंगे और क्या करेंगे, एशियन इकोनॉमी को पर्टिकुलरली उस रीजनल इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, डेवलपमेंट होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी। एंड विद दिस केम दी आइडिया ऑफ हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई मतलब चीनी शक्कर वाली नहीं, चीनी चाइनीज, तो मतलब इंडियंस और चाइनीज जो है ब्रदर है, ठीक है, फैटर्निटी वाला रिलेशन यहां पे डेवलप हुआ, ठीक है, इस तरह की आइडिया लेके चलते थे, लीडर्स भी इस चीज को क्या करते थे, कोट करते थे। हाउएवर मिलिट्री कंफ्लिक्ट ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन दी 2 कंट्रीज मेड दैट होप, लेकिन क्या होता है कि 1962 आते आते 1962 आते आते 19 किधर गया, 1962 आते आते क्या होता है, जो मिलिट्री कंफ्लिक्ट होता है, उस मिलिट्री कंफ्लिक्ट ने क्या कर दिया, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कैसे पानी फेर दिया वो चीज भी समझो। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया और चाइना जो है अच्छे रिलेशंस डेवलप करेगा, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट जो थे, मैंने बताया ना पाम और 5 फिंगर सूडो कह सकते हैं थीसिस जो थी माओ की, तो उस आइडियोलॉजी के चलते क्या है कि उन्होंने क्लेम करा कि अक्साई चीन हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा, तो 1962 में ये अक्साई चीन वाला रीजन और अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, ठीक है, तो अक्साई चीन वाला रीजन ये और अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन ये, यहां पे क्या होता है, यहां पे कंफ्लिक्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है, चाइनीज फोर्सेज जो इंट्रूड कर देती है, इंडिया वाज डिफीटेड इन दैट वॉर, ठीक है, एंड इट वाज कह सकते हैं ह्यूज सेटबैक फॉर अस, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो उस समय पे पता है हम आइडियोलॉजिकल चल रहे थे, आइडियोलॉजिकल कैसे चल रहे थे, अरे चाइना तो भाई है अपना, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, तो वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का आइडियलिस्टिक फेज था। जब फटकार लगी ना तो हमारे लीडर्स को समझ में आया कि नहीं हमें रियलिस्ट होना पड़ेगा, ठीक है, रियलिस्ट कैसे होना पड़ेगा, जो चाणक्य कहते हैं कि क्या आपका जो नेबर होता है, योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी, ठीक है, कितने ही घनिष्ठता हो लेकिन नेबर के साथ में कंफ्लिक्ट के चांसेस हमेशा रहेंगे, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड दिस इज द फैक्ट। इसे आप अपने आज के टाइम पीरियड में देखो, चाणक्य ने कब 2000 साल पहले लिख के चले गए हैं, लेकिन आज भी जो है वो रिलेवेंट है। क्या होता है कि हम नेबर्स के साथ में डिस्प्यूट रहते हैं और नेबर के साइड में जो रहेगा वो हमारा नेचुरल फ्रेंड होगा, क्यों, क्योंकि वो भी नेबर का, जैसे ये नेबर के साइड में है मान लो, तो वो क्या होगा, जैसे नेबर के जो साइड में है ना तो उसका भी इसके साथ डिस्प्यूट होगा, नेचुरल नहीं भी, तो क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, तो नेबर का नेबर जो रहता है वो क्या हो जाता है, हमारा नेचुरल फ्रेंड हो जाता है। खैर वी शुड नॉट गो इनटू दैट, ठीक है, वो अलग ही डोमेन हो जाएगा। बाकी यहां पे चीजें समझ में आई ना, तो इस तरह से क्या है कि जो होप थी वो होप ब्लर होती दिखी। कंफ्लिक्ट जो हुआ 1962 का कंफ्लिक्ट देखो मल्टीपल रीजंस थे उसके पीछे के, तो डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द चाइनीज टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950 एंड द फाइनल सेटलमेंट ऑफ इंडो
सीनो इंडियन बॉर्डर, ठीक है। तो जो 1962 का वॉर हुआ था उसके पीछे के मल्टीपल रीजन है। हमने जैसे क्या किया था, हमने शरण दे दी थी किसको, दलाई लामा को। ये सारी चीजें और आप कहां पढ़ने वाले हो, जो बुक 2 पढ़ोगे ना वहां डिटेल में पढ़ोगे। तो अगर यहां जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताते, तो चिंता मत करना, बुक 2 में हम डिस्कस करेंगे जब इंडियन फॉरेन पॉलिसी वगैरह को पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताते चलता हूं कि 1962 में वॉर हुआ क्यों था। तो देखो ये तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत जो है, तो तिब्बत में जैसे अगर आप देखोगे तो बाकी जो कम्युनिस्ट चाइना है, वो कम्युनिस्ट चाइना क्या है, एक तरह से देखोगे तो कम्युनिस्ट चाइना रिलीजन वगैरह में उतना विश्वास नहीं रखता है, एथीस्ट। लेकिन तिब्बत में आप देखोगे तो बुद्धिज्म जो है डोमिनेट करता है, ठीक। यहां पे जैसे आप देखोगे तो दलाई लामा जो है तो तिब्बतियंस के क्या है, रिलीजियस स्पिरिचुअल हेड है, ठीक। अब लेकिन क्या होता है, चाइनीज फोर्सेस तिब्बत को वही पाम 5 फिंगर, तो चाइना तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लेती है। 1950-51 में चाइनीज आर्मी जो है पूरी तरह से कब्जा कर लेती है। अब क्या होता है, दलाई लामा को तिब्बत छोड़ के आना पड़ता है। 59 तक जैसे वो आते हैं तो हम क्या करते हैं, दलाई लामा को शरण दे देते हैं। और अब एक चीज मैं बताता हूं कि हमने एक पंचशील का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो 5 प्रिंसिपल्स हैं उसमें, उन 5 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल ये होता है कि ना इंडिया चाइना के मैटर, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करेगा, और ना चाइना इंडिया के मैटर में इंटरफेयर करेगा। और इस तरह की पंचशील को हमने साइन किया था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, कि पीस बनी रहे इस रीजन में। लेकिन जब हमने क्या किया, दलाई लामा को शरण दी, और हमने क्यों शरण दी, तो भाई हमारा आइडियोलॉजिकल फेस चल रहा था फॉरेन पॉलिसी में। हमने क्या बोला कि यार ये प्रताड़ित इंसान है, शरण मांग रहा है, तो हमने शरण दे दी। हम बुद्धिज्म को, और इंडिया क्या है, जैसे अगर आप देखोगे ना तो वसुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है कि जो भी है, जहां भी है वर्ल्ड में प्रताड़ित है, चाहे वो ज्यूज हैं, ठीक है, चाहे वो जैसे अगर पारसीज की बात करो, जो कहीं भी दुनिया में किसी को संकट है तो आप हमारे यहाँ आओ, हमारा दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या दी थी, शरण दी थी दलाई लामा को। धर्मशाला में जैसे आज भी देखोगे आप तो दलाई लामा अपने डिसाइपल्स के साथ वहां रहते हैं। लेकिन वो एक पॉइंट मिल गया चाइना को। चाइना ने क्या बोला कि आपने तो पंचशील की बात करते हो, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हो, और इंटरफेयर कर गए हमारे डोमेस्टिक मैटर में। तो यहाँ पे मुद्दा गर्म होना चालू हो गया। 59 में ये सारा मुद्दा गर्म हुआ। उसी के साथ साथ में चाइना अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में अपनी बॉर्डर क्लेम कर रहा था, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, कल्मिनेशन हुआ, इससे क्या हुआ, इससे जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली होता है 62 में, उसके पीछे के कारण बनते हैं। चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962 ओवर कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स प्रिंसिपली इन अरुणाचल प्रदेश, इन अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख, ठीक है। अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख जो है तो वो चाइना क्लेम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना क्लेम कर रहा है। और उसी के कारण मिलिट्री क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976। 1976 तक क्या है, और ये वॉर के बाद में हमने एम्बेसी वगैरह भी सब खत्म कर दी। हमने बोल दिया कोई संबंध नहीं रखना है चाइना से, ठीक है। तो इस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है दे वर डाउनग्रेडेड, खत्म हो गए पूरी तरह से, ठीक है। तो 1976 तक एकदम कट ऑफ, ठीक है, कि चाइना अलग, इंडिया अलग, दोनों एक दूसरे को, हिंदी चीनी भाई भाई जो थे, दुश्मन हो गए, ठीक है, बहुत भयंकर वाले दुश्मन। फिर 76 के बाद से चीजें थोड़ी सी अनफोल्ड होती है। 76 में ऐसा क्या हो जाता है सर, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस आफ्टर 76, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, माओ जेडोंग की डेथ हो जाती 76 में, ठीक है। तो माओ जेडोंग की डेथ हो जाती तो अब क्या है, जो आगे आने वाले लीडर्स हैं दे वर मोर प्रैग्मेटिक, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच को अडॉप्ट करते थे। माओ जेडोंग वाज वेरी मच आइडियलिस्टिक एंड एग्रेसिव ऑन द बॉर्डर्स, ठीक है। लेकिन 76 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे कह सकते हो कि माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है। अब क्या होता है, तो उसके बाद में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कैसा होता है, आफ्टर द चेंज इन चाइनाज पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम द मिड to late 1970s, China's policy became more pragmatic and less ideological, ठीक है। उन्होंने प्रैक्टिकली सोचा कि यार हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, चाइना, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया में है, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो दुनिया में किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखना चालू किया रिलेशनशिप के, कि दुश्मन से मजा नहीं आएगा, फिर से दोस्ती करना पड़ेगी। फिर तो क्या होता है, सो इट वाज प्रिपेयर्ड टू पुट ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ कंटीजियस इश्यूज व्हाइल इंप्रूविंग रिलेशंस विद इंडिया। तो फिर से जो एम्बेसीज के रिलेशंस खत्म कर दिए थे, तो दोनों ने अपने क्या फॉरेन रिलेशंस को फिर से रीएस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो रेज होप दिखने लगी कि हाँ चलो संबंध सुधारे जा सकते हैं। फिर क्या होता है, सीरीज ऑफ टॉक्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर इश्यूज वर आल्सो इनिशिएटेड इन 1981 के बाद से, जिसे अगर आप देखोगे तो बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या है, बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए दोनों ही तरफ से आप देखेंगे तो लीडर्स आना जाना, अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, ठीक है, बीजिंग जाते हैं। तो इस तरह से क्या था उस समय, जैसे अगर आप देखोगे जनता गवर्नमेंट जो रहती है तो उस टाइम पीरियड में वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो वो चाइना से रिलेशन सुधारने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि धीरे धीरे चीजें जो हैं वो ट्रैक पे आना स्टार्ट होती है। और फिर उसी बीच में क्या होता है, कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1991 में। तो देखो हमारे जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो तो थे ही, लेकिन वर्ल्ड में माहौल भी ऐसा बना था, नहीं सोशलिज्म कैपिटलिज्म, ठीक है, तो अलग अलग सब कुछ ऐसा। तो दो वी वर टिल्टेड टुवर्ड्स सोशलिज्म, लेकिन वो जो कोल्ड वॉर वाला पीरियड था तो उसके चलते हम चाइना के साथ डायरेक्ट एंगेज नहीं कर सकते थे। तो अगर चाइना के साथ डायरेक्ट एंगेज करते तो इट विल
इट विल गिव अ मैसेज दैट वी आर टिल्टिंग टुवर्ड्स कम्युनिस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो वो डायरेक्ट एंगेजमेंट हो नहीं सकता था, लेकिन अब क्या कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसा कुछ बचा नहीं है, मतलब आइडियोलॉजी कुछ बची नहीं है, ब्लॉक कुछ बचा नहीं है, वर्ल्ड जो यूनिपोलर हो गया। फिर हमने क्या किया, तो कोल्ड वॉर के बाद में रिलेशंस है स्ट्रेटेजिक एज वेल एज इकोनॉमिक डायमेंशंस। तो कोल्ड वॉर खत्म होने के साथ में रिलेशंस में और स्ट्रेटेजिक और कह सकते हैं इकोनॉमिक डायमेंशंस एड ऑन होते चले गए। बोथ व्यू देमसेल्फ एज राइजिंग पावर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स and both would like to play a major role in Asian economy and politics, ठीक है। तो दोनों ही को समझ में आया कि both the countries are rising economies। चाइना ने भी, जैसे हमने आपको बताया कि समय तक अपनी इकोनॉमी को आइडियोलॉजिकल शिफ्ट मार के किधर आ गए थे, रियलिस्टिक हो गए थे, उन्होंने भी थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट करना स्टार्ट कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। चाइना भी ओपन अप हो रहा था, इंडिया भी ओपन अप हो रहा था, तो दोनों ने सोचा कि राइजिंग इकोनॉमीज है, दोनों को कॉपरेट करना चाहिए। तो वहां पे कॉपरेशन स्टार्ट भी होता है 90s के एरा में, ठीक है। तो 90s के एरा में कॉपरेशन स्टार्ट भी होता है, और जैसे आप देखोगे तो वेंकटरमन जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे, तो ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू विजिट चाइना, ठीक है। वो चाइना जाते हैं, तो इस तरह से क्या है कि रिलेशंस थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि जैसे आप देखोगे तो राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988, तो जब राजीव गांधी थे तो उस समय पे क्या 1988 में वो खुद चाइना जाते हैं, वो चाइना विजिट करते हैं, ठीक। तो उनका चाइना विजिट करना क्या है, इट प्रोवाइडेड एन इम्प्यूटस फॉर एन इंप्रूवमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। तो जब किसी देश का प्राइम मिनिस्टर, जैसे अभी आप देखोगे आई गेस 2019 में शी जिनपिंग इंडिया आए थे, ठीक है, शी जिनपिंग इंडिया आए थे, तो उनका इंडिया आना क्या है, एक बड़ा मैसेज था कि यार कंट्री का प्रीमियर जो है वो क्या आ रहा है, देश में आ रहा है, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अगर इंडिया में आ रहा है तो उससे पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट की जाती थी कि चीजें सुधरेगी, ठीक है, बदलाव आएंगे रिलेशंस में। तो उस तरह से क्या है कि जब राजीव गांधी भी गए चाइना, तो उस समय पे क्या हुआ, उस समय पे ये एक्सपेक्टेशंस, लोगों के एस्पिरेशंस बढ़े कि अब चीजें सुधरेगी, ठीक है। सिंस देन बोथ गवर्नमेंट हैव टेकन मेजर्स टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर। तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस ही है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो इट इज द सिनोनिम ऑफ पीस। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ठीक है। तो जिसके चलते क्या है कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, तो उनको बॉर्डर डिस्प्यूट्स को एक तरह से मतलब हार्ड पावर के फॉर्म में हम सेटल नहीं करेंगे, मिलिट्री का यूज नहीं करेंगे, नेगोशिएशंस होंगे। इस चीज को तय किया गया है कि पीसफुल मैनर में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। दे हैव आल्सो साइंड एग्रीमेंट्स ऑन कल्चरल एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ओपन 4 बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड। तो अब देखो क्या है कि ट्रेड के लिए 4 बॉर्डर पोस्ट खोल दी गई है। अब देखो एक सबसे अच्छा एडवांटेज जो मिल जाता है ना इंडिया चाइना रिलेशंस को और एस्केलेट होने से, वो मिल जाता है हिमालयाज बीच में खड़े हैं। तो हिमालयाज बीच में खड़े हैं तो क्या है कि हमें हर जगह पे मतलब वो दिक्कत नहीं रहती कि बॉर्डर को सिक्योर करना है या फिर सोल्जर्स लगाना है, ठीक है। लेकिन जहां जहां पास वगैरह है, पासेस समझते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, पासेस होते हैं जहां से क्या निकला जा सकता है, एक साइड से दूसरी साइड जाया जा सकता है। तो लद्दाख वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, उत्तराखंड वाले रीजन में ऐसे पासेस जो है, ठीक है। तो उन पासेस के थ्रू क्या इंडिया चाइना ट्रेड होता है। तो ऐसे 4 बॉर्डर पोस्ट जो थे उन्हें ट्रेड के लिए खोल दिया गया 1990s के बाद में। मैंने बताया ना, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किए गए ऑन द एक्सचेंज ऑफ कल्चर। अब क्या होता है चाइना से, जैसे आप तिब्बत वगैरह वाले रीजन से देखोगे तो लोग बुद्धिज्म के जो फॉलोअर्स हैं, दो उनकी स्थिति बहुत खराब है वहां पे, लेकिन वो क्या है जैसे पिलग्रिमेज के पर्सपेक्टिव से आते हैं, ठीक है, बोध गया वगैरह में घूमने आते हैं, तो वहां पे क्या है कल्चरल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारे एक्सचेंज के ऊपर एग्रीमेंट साइन किए गए। विथ इंडिया चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30% पर ईयर सिंस 1999, ठीक है, growing at 30% per year since 1999, the more positive perspective on relations with China has emerged। अब क्या हो रहा है ना, देखो सबसे बड़ा ड्राइवर जो है ना इंडिया चाइना रिलेशंस को अगर इंप्रूव करने में कोई ड्राइवर है, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में मल्टीपल डिस्प्यूट्स होंगे फिर भी इंडिया चाइना साथ में आ जाते हैं। 1 साल पहले हम जैसे देखेंगे तो क्या होता है, गलवान वैली क्राइसिस हुआ था, तब क्या है कि सब चाइनीज लोगों ने टीवी तोड़ दिया, फोन तोड़ दिए, सब कुछ ये हो गया, चाइनीज प्रोडक्ट लेना बंद कर दिए। आज चीजें वापस नॉर्मल हो गई है। कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है ट्रेड, ठीक है। तो वही जो ट्रेड है और वो ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज इंक्रीज फ्रॉम 338 मिलियन इन 1992, सिर्फ इतना था 338 मिलियन, टू 84 बिलियन इन 2017। तो देखो बायलैटरल ट्रेड कितना भयंकर बड़ा है, ठीक है, कितना भयंकर बड़ा है इंडिया और चाइना के बीच में। आगे समझ में, एट द ग्लोबल लेवल इंडिया एंड चाइना हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसीज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब एक एडवांटेज जो इंडिया चाइना के पॉजिटिव रिलेशंस का हमें मिल जाता है, वो एक एडवांटेज क्या मिल जाता है, एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये मिल जाता है। देखो राजीव गांधी गए थे, ठीक है, राजीव गांधी को ली पेंग जो थे तो उस समय के प्रीमियर थे, उन्होंने
इनविटेशन दिया था कि आओ कभी, ठीक है, चाइना, ठीक है। तो इस तरह से फिर राजीव गांधी वहां जाते हैं, वो सारा सब कुछ होता है। जो मैं आपको बता रहा था पॉइंट की एक जो एडवांटेज सबसे बड़ा मिल जाता है ना कि ग्लोबल लेवल पे दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो एट टाइम्स क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब बात आती है कि डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को कैसे सिक्योर किया जाए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आवाज कैसे उठाया जाए, तो तब दोनों मिलकर आमने सामने खड़े होते हैं, ठीक है। दोनों आमने सामने नहीं, मतलब दोनों साथ साथ खड़े होते हैं और डेवलप नेशन जो है उनके अगेंस्ट में आवाज उठाते हैं। तो एट ग्लोबल लेवल इंडिया एंड चाइना हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसीज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। दे हैव ऑलवेज रिप्रेजेंटेड द डेवलपिंग नेशंस। तो एक एडवांटेज मिल जाता है। अब अगर आप समराइज करोगे ना तो व्हाट आर द अंडरकरेंट्स ऑफ इंडो चाइना रिलेशंस। इंडो चाइना रिलेशंस के अंडरकरेंट्स जो है तो मल्टीपल टाइम पीरियड में मल्टीपल एस्पेक्ट्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो नो डाउट 1962 के वॉर ने एक लाइफ लॉन्ग बिटरनेस को जन्म दे दिया है कि हाँ हमारी लड़ाई हुई थी और ये चाइना वालों ने धोखा दिया था, बदला लेंगे। तो वो जो घाव है वो हमेशा रहने वाला है, वो कभी मिट के नहीं जाएगा, ठीक है। कितना ही ट्रेड हो जाए लेकिन चिंगू चाइनीज तो हम बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या अगली चीज, तो जैसे आप देखोगे इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट वर्सेस चाइनाज कंट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। चाइना बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन फार बैक, ठीक है। तो पहले ही शायद 60s के टाइम पीरियड में ही चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था। अब क्या है, चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो हम वैसे ही घबरा गए थे। क्यों घबरा गए थे कि देखो ये कारण होते हैं। अगर आप जैसे आगे आपको ध्यान हो तो हमने एनपीटी पढ़ा था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करने से मना बोल दिया था हमने, ठीक है। क्यों मना बोला था हमने, क्योंकि हमें पता था हम अगर उस ट्रीटी पे साइन कर देंगे और बोल देंगे हम न्यूक्लियर वेपन ना बनाए और ये हमारा पड़ोसी देश जो है, ठीक है, जो खाने के लिए बैठा है वो क्या है, वो न्यूक्लियर वेपन बना के बैठ गया तो वो किसी भी दिन हमारे को डरा सकता है, ठीक है। एक स्वाभाविक है कि फिर हम डर के ही रहते। तो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट जो था, हमारा न्यूक्लियर टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो पोखरण 1 पोखरण 2 जो है तो वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड दैट वाज दैट चाइना वाज अ न्यूक्लियर वेपन। और चाइना की हेजेमनी को अगर चेक करना है एशियन रीजन में तो हमें क्या करना होगा, हमें अब न्यूक्लियर वेपन को अक्वायर करना होगा। वो हमने किया और चाइना ने ये सोचा कि यार इंडिया ने भी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिया, तो चाइना ने किसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान को। बोला कि तुम भूखे मर जाओ लेकिन न्यूक्लियर वेपन जरूर बनाओ। तो इस तरह से क्या है, खाने के लाले थे पाकिस्तान के लेकिन फिर भी उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अडॉप्ट किया। क्यों, क्योंकि चाइना मदद कर रहा था, चाइना मदद कर रहा था। तो आप जैसे देखोगे ना तो यहां तक गले तक डूबा हुआ है पाकिस्तान भी चाइना के कर्ज के तले, ठीक है। और एक तरह से क्या है, चाइना उसको एडवांटेज एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करता है इंडिया के अगेंस्ट में, नो डाउट, ठीक है। तो दीज आर द अंडरकरेंट्स ऑफ इंडो चाइना रिलेशंस व्हिच यू हैव टू फोकस ऑन। फिर क्या है, चाइनाज मिलिट्री रिलेशंस विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर व्यूड एज हॉस्टाइल टू इंडियन इंटरेस्ट इन साउथ एशिया। देखो यहां पे क्या है, 2 नाम और ऐड कर लो, ठीक है। और ये 2 नाम तो होना चाहिए थे बुक में लेकिन हमारी बुक पुरानी है, अब क्या करें, नेपाल प्लस श्रीलंका, ठीक है। नेपाल प्लस श्रीलंका की अगर हम बात करें ना तो ये पॉइंट को कंसीडर करो, चाइनाज मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश म्यांमार, ठीक है। थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप पे समझे हम चीजों को, ये नाम लिख लिए ना, नेपाल श्रीलंका। अब आगे अगर जैसे मैप पे समझे, किधर गया मैप, ये देखो ये चाइना है पूरा, ठीक, ये पूरा चाइना है, बहुत बड़ा चाइना है। अब अगर आप चाइना को समझोगे, चाइना के मिलिट्री रिलेशन किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में, म्यांमार के साथ में, ठीक है। और मैंने नेपाल ऐड करवाया आपको, फिर श्रीलंका ऐड करवाया। अब क्या हो रहा है कि साउथ एशिया जो है, तो साउथ एशिया में जो 7-8 नेशंस हैं, ठीक है। अब इन सारे नेशंस को, चाइना इज नॉट इन साउथ एशिया, लेकिन क्या है, साउथ एशिया में ना होते हुए भी वो साउथ एशिया में अपनी डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। कारण समझोगे, चाइना के पास में ईस्टर्न एंड पे तो क्या है, अपनी बॉर्डर है, मतलब कोस्टल लाइन है उसके पास, यहां से वो क्या है, ये साउथ चाइना सी में छोटे मोटे जो आसियान देश मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, उनको डराता धमकाता रहता है। तो इसके लिए ये सब एक साथ आ गए, संगठन में शक्ति है ताकि हम चाइना को डरा पाए, ठीक है, या फिर चाइना के साथ में नेगोशिएटिंग टेबल पे आ पाए। वैसे ही अब चाइना क्या प्रयास करता है कि चाइना को काश इधर थोड़ा सा सदर्न एंड में, बे ऑफ बंगाल में भी एक्सेस मिल जाए, सी एक्सेस मिल जाए, और मिल गई है। कैसे, तो आप देखोगे चाइना ने म्यांमार में बहुत डेवलपमेंट किया है। चाइना ने, हमारे भी देखो म्यांमार के साथ रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन अच्छे रिलेशन है तो क्या होता है, मैंने क्या बताया, देयर आर नो फ्री लंचेस इन इंटरनेशनल रिलेशन। कुछ भी मुफ्त में या फिर सिर्फ आउट ऑफ जेनरसिटी नहीं होता है, सब अपने अपने प्रॉफिट को, सब अपने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं। तो म्यांमार क्या करता है, चाइना कार्ड खेलता है कि देखो चाइना तो ये कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया भी लगा रहता है अपने प्रयास में। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं कि हम क्या करें, चाइना की जो हेजेमनी है म्यांमार में उसे कंट्रोल करें। बांग्लादेश अगला हो गया, तो 2 हमने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई है, बांग्लादेश को हमें हमारे कर्ज में रहना चाहिए हमेशा, क्या कि बेटा आजादी तुम्हें हमने दिलाई है, ठीक। लेकिन फिर भी क्या है, बांग्लादेश के रिलेशन चाइना के साथ मिलिट्री कह सकते हैं एंगेजमेंट जो है, सपोर्ट जो मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, तो वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि चाइना उससे अपनी साउथ एशिया में डोमिनेशन को स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कुछ तो छोड़ो हमारे लिए, ठीक, वो पॉइंट हो गया। फिर नेपाल जो है, तो नेपाल सबसे होशियार है। नेपाल क्या कर रहा है, नेपाल तो बहुत डिप्लोमेटिकली क्या करता है, देखो एक नेचुरल फैक्टर जो है कि नेपाल
हिमालयास के नॉर्थ में है, ठीक है, मतलब सॉरी हिमालयास के साउथ में है नेपाल ये जो है, तो उससे हमें एक नेचुरल फैक्टर ये मिल जाता है। नेपाल जो है प्रैक्टिकली नेपाल के लिए पॉसिबल नहीं कि वो चाइना के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन बनाए, क्यों? क्योंकि उसको अल्टीमेटली अगर चाइना के साथ रिलेशन बना के ऐसा उल्टा घूम के जाना पड़ेगा ना, सी एक्सेस उसे भी चाहिए, लैंडलॉक्ड है वो, लेकिन इंडिया जो है उसके लिए ज्यादा फीजेबल हो जाता है, इंडिया ज्यादा फीजेबल हो जाता है, ठीक। तो देखो मैं आपको क्या है इसमें, आप बोलोगे कि सर क्या पढ़ रहे हैं इंडिया चाइना रिलेशंस, और आप सब लपेट दे रहे हो, म्यांमार भी नेपाल भी, तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको एडवांटेज ही मिलेगा उसका, थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या है कि नेपाल जो है ना, तो नेपाल भी चाइना कार्ड खेलता है, इंडिया से बोलता है कि मेरे चाइना के साथ ये रिलेशन है, और चाइना को तो ये चाहिए ही ना कि उसको सपोर्ट मिल जाए। हम क्या सोचते हैं कि नेपाल बीच में, तो उससे फायदा एक ये है कि चाइनीज फोर्सेस कभी भी एग्रेसिव डायरेक्ट नहीं होगी इंडियन टेरिटरी पे, बीच में नेपाली टेरिटरी आ जाती है। लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि इंडिया नेपाल के जो कंफ्लिक्ट है, हमारे बीच में कंफ्लिक्ट होता है, तो वो क्या करता है, नेपाल को चाइना की तरफ ज्यादा ड्रिफ्ट करवा देता है, चाइना जो है तो उस मौके पे चौका मारता है। फिर रही बात श्रीलंका, क्या बोलोगे सर श्रीलंका तो बहुत दूर है, लेकिन श्रीलंका बिक गया है, ठीक है, श्रीलंका बिक गया एक तरह से। आप देखोगे तो मेजर पोर्ट्स वगैरह जो उस पे एक तरह से किसका कंट्रोल है, चाइना का कंट्रोल है, चाइना की बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, राजपक्सा वगैरह जो उनका जो टाइम पीरियड था, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये सारा साउथ एशियन इकोनॉमी के बारे में जब पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में मिल जाएगी चीजें। बाकी आप कनेक्ट करते चलो चाइना फैक्टर कैसे साउथ एशिया में डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो श्रीलंका है ना, ये श्रीलंका क्या है, श्रीलंका में जब राजपक्सा वगैरह की, अब तो वापस शायद राजपक्सा ही है, ठीक है, तो उनका जो रिजीम है, तो उस टाइम पीरियड में क्या है, उस टाइम पीरियड में जैसे आप देखेंगे बहुत लोन लिया चाइना से, बहुत भयंकर लोन लिया, और हमारा क्या है तमिल क्राइसिस था उस टाइम पीरियड में, जो आपको मैं भी बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो उस कारण से क्या हमारे से दूर जो जा रहा है, तो उसको चाइना क्या कर रहा है, अपने पाले में डाल लेता है, ठीक। तो ये बहुत सारे क्या कह सकते हैं कि मेजर इश्यूज हैं जो इंटरलिंक्ड है। चाइना फैक्टर जो है आपको ध्यान रखना है, हमारे दूसरे रिलेशंस को भी इन्फ्लुएंस करता है वो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस। आई होप यू एंजॉयड इट। अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन शायद, है ना। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी है, तो उसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कुछ अंडर करेंट्स, एक न्यूक्लियर पॉइंट बता दिया मैंने, दूसरा मिलिट्री रिलेशंस विद द अदर नेबरिंग नेशंस, ये वाला पॉइंट बता दिया, तीसरा क्या है बाउंड्री डिस्प्यूट एंड एफर्ट्स टू सोल्व देम। अब बाउंड्री डिस्प्यूट्स आज का इशू नहीं है, क्या बताया मैंने, बाउंड्री डिस्प्यूट्स कब से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो 1962 से आप देखोगे, उसके बाद में रिसेंट जो अभी आपने न्यूज में पढ़ोगे तो डोकलाम इशू हो गया, गलवान वैली जो क्राइसिस हुए, ठीक। तो बाउंड्री डिस्प्यूट जो है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स एंड एफर्ट टू सॉल्व देम, तो प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, एक कंक्रीट एफर्ट नहीं निकल के आ रहा है। और इन सारी चीजों के साथ साथ एक और जो इंपॉर्टेंट अंडर करंट है, एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडिया चाइना के रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करता है, वो इकोनॉमिक फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राई टू कनेक्ट इट विद द करंट मतलब कैसे, मैंने क्या बताया, कितना ही लड़ भिड़ ले, मार पीट ले, थोड़े दिन 2-4 महीने से चीजें बंद होती है, लेकिन फिर क्या है, वो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है ना, वो क्या करता है, जीने मरने का सवाल लोगों के ऊपर आ जाता है कि सोल्जर्स जो हमारे कह सकते हैं शहादत दे रहे हैं, ठीक है, जो सेक्रीफाइस वो दे रहे हैं, उसके बराबर तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर जो देश में लोग हैं तो डिपेंडेंट हैं ट्रेड के ऊपर। तो उस तरह से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बिजनेसमैन जो हैं, उनका जो कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं क्या कर देता है चीजों को, एक कह सकते हैं कि हम जो, और देखो प्रैक्टिकली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये पॉसिबल भी नहीं कि आप कंप्लीट सेक्लूजन में जियो, ठीक है, कि आप बोल दो बस चाइना से बात बंद, आयरन कर्टन गिरा दो, वैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकलिटी अगर आप देखोगे तो ये है कि इकोनॉमिक फैक्टर कीप्स दी रिलेशंस इंटैक्ट इन हेल्दी वे और नॉट सो इन हेल्दी वे, ठीक है, लेकिन रिलेशंस जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी जो थी हमने आपको बतानी, ठीक है, राइमिंग हो गई। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम जापान के बारे में पढ़ेंगे, जापान एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। जी हाँ, आप अगर थोड़ा सा टॉपिक्स को कनेक्ट करेंगे तो हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं कि जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर या फिर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जिन्हें आप कहेंगे, तो वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नेशंस हैं। नेशंस में आपने चाइना, ठीक है, तो दी राइजिंग इकोनॉमी ऑफ चाइना, चाइना की जो हेजेमनी, चाइना यूएस को टॉपल करके जो अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, वो सारा सब कुछ आपने देखा एक नेशन के बारे में। और दूसरे नेशंस भी हैं, जैसे इजराइल के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में, रशिया के बारे में। अब ये जापान और साउथ कोरिया क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि आपको बॉक्स में, बुक में ये कंटेंट दिया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जापान भी एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकता है, तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो यूरोपियन यूनियन, आसियान पढ़ लिया आपने, और जो एड ऑन हुआ है तो ब्रिक्स, सार्क वगैरह जो है, तो आगे पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे इन द सेंस एडिशनल टॉपिक लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, मतलब आपको कनेक्शन करवा दिया मैंने क्या क्या टॉपिक्स हैं। अब अगर टॉपिक पे बात करें हम, जापान, तो जापान एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्यों कहा जाएगा, ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन्हें कंसीडर करते हैं। तो जापान हैज वेरी फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल्स, ठीक है।
नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो बहुत मुट्ठी भर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसकी जितनी भी जरूरतें होती है वो खुद भी पूरा करता है और दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट भी कर देता है। इनफैक्ट उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए वो इंपोर्ट करवाता है रॉ मटेरियल को अपने देश में, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाता है और हमें पहुंचा देता है। अच्छे अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा एंड दिस इज द पॉइंट टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, देखो इतिहास गवाह है, अगर आप देखोगे ना, एक छोटा सा नेशन है जापान, आइलैंड नेशन है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और एरिया देखोगे तो इंडिया के कुछ स्टेट्स जो हैं इससे जापान से बड़े हैं। ठीक है, और अब उसके बाद में क्या है ना, इसके पास में ऐसा है कि एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा होगा, कि बहुत फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है और ये वो है, कुछ नहीं है। अर्थक्वेक अलग आते हैं, वॉल्केनो अलग है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे सिचुएटेड है। ठीक है, थोड़ा इसको वर्ल्ड मैप पे अगर देखोगे तो चाइना का जो पार्ट है ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, मतलब चाइना का पार्ट नहीं है, चाइना से एक्सटेंशन जो है कोरियन पेनिनसुला, उसके आगे यहां देखना जापान है ये। ठीक है, तो छोटा सा देश है बहुत, और चारों तरफ से मैंने बताया समुद्र से घिरा हुआ है, अर्थक्वेक रोज के आ रहे हैं, फिर उसके बाद में आप देखोगे वॉल्केनोज है, सब कुछ। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर से भरा पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में आता है। ठीक है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है। ऐसे कैसे कर पाता है ये? ठीक है, ऐसे कैसे कर पाता है? और देखो इतिहास गवाह है जो मैं आपसे बता रहा हूं कि एक समय पे रशिया कितना बड़ा है, रशिया जैसे देखोगे तो 15 बार जापान निकाल देगा अपने अंदर से, इतना बड़ा रशिया है, 15 बार से ज्यादा। लेकिन उस रशिया को रूसो जापानीज वॉर जो हुए थे उसमें जापान ने पटक दिया। ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है, 1914 आई गेस शायद। ठीक है, 1904 14 या 4 डेट में मत जाना, बस इतना बताना है कि जापान और रशिया जो है उनकी लड़ाई होती है तो रशिया को हरा दिया जापान ने। बताओ, चाइना का जो मंचूरिया है, ठीक है, मतलब मंचूरिया चाइना में जगह है, तो जो मंचूरिया वाला पार्ट है तो वहां पे क्या करके रखा, इसने कब्जा करके रखा था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो उस तरह से क्या है, जापान का दबदबा है, और ये दबदबा कैसे बनाया उसने, तो उसने अपने आप पे मेहनत करके। ठीक है, डिस्पाइट दी जियोग्राफिकल लिमिटेशन। ठीक है, जियोग्राफिकल लिमिटेशन मतलब छोटा सा देश है, समझो ना, ये कैसे कर पाता है। तो इवन देन इट प्रोग्रेस रैपिडली आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में तो उसने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया। ये कहानियां आपको भी पता है कि इंडिया की जो बॉर्डर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, वहां पे जापानीज फोर्सेस आके बैठ चुकी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सब पूरा व्यवस्था करके रखी थी कि ब्रिटिशर्स को भगाना है, तो जापान के साथ हमने हाथ मिलाया था। क्लियर? खैर, वो सारी चीजों से अगर ऊपर उठे तो देखें तो उन सारी चीजों के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 एटॉमिक बम जो है वो इसके ऊपर गिराए गए हैं। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी के जो इंसिडेंट हुए, तो एकमात्र देश जिसने क्या किया है, एटम बम की मार को सहन किया है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट ही इसके ऊपर हुआ, एक बार हुआ और आखिरी बार हुआ, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है, वो बेचारे जापान ने सफर किया। इन सारी ऑड्स के बावजूद भी जिस तरह से वो ग्रो करा है, ठीक है, जिस तरह से वो ग्रो करा है, तो वो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि यस, जापान कैन बी अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर, अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, ये सारी चीज मजबूर करती है। तो जापान बिकेम अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन 1964। अब देखो 1964 में जो हम OECD का मेंबर बना रहे हैं, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो वर्ल्ड के सारे नेशंस मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसका पार्ट है। ठीक है, फॉर श्योर अब OECD को ज्वाइन करता है तो जापान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एस्पायर कर रहा है। ठीक, तो इन 2017 इट इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड। ठीक है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड इन 2017। अब देखो ये डेटा बदलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको ये समझना है कि जो टॉप इकोनॉमीज रहती है उसमें जापान रहता है, लिस्ट ऊपर नीचे होती रहेगी। आई गेस शायद 2020 में भी 3rd पे ही है। ठीक है, तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अभी इतना समझ चुके हो इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद में कि इकोनॉमिक पावर है आपके पास में, तो इट एड ऑन्स टू योर पावर। ठीक है, आप अगर इकोनॉमिकली हेजिमन हो एक, तो आप अल्टीमेटली हार्ड पावर भी बन जाओगे, आप अल्टीमेटली क्या है, आपके स्ट्रक्चरल पावर भी बढ़ जाएगी। और वो जापान के केस में सूट होता है, समझाऊंगा कैसे। तो जापान की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। जो मैंने आपको बताया ना क्या करा, इट इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल। जापान में स्टील जो बनता है वो बहुत उम्दा क्वालिटी का स्टील बनता है, लेकिन खुद के पास रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे इंडिया देखोगे आप, इधर इंडिया है तो इंडिया से उड़ीसा वगैरह से जिसे हम देखते हैं तो पूरा का पूरा स्टील का ओर जो है, क्या होता है, स्टील का मतलब आयरन ओर जो हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो बॉक्साइट ओर जो हो गया, पूरा एक्सपोर्ट करता है जापान, मतलब अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवाता है। ठीक है, कैसे, तो इंडिया हो गया और ऐसे दूसरे स्टेट से, अफ्रीका से इंपोर्ट करवाता है। इंपोर्ट के चार्जेस जोड़ने के बावजूद भी, वो प्रोसेसिंग के चार्जेस जोड़ने के बावजूद भी एक्सपोर्ट स्टील हमें ही बेच देता है। और ठीक है, तो उसकी इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी जो है बहुत अच्छी है, और ये इस कारण है क्योंकि वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत तेज है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। फाइन, इट इज द ओनली एशियन मेंबर ऑफ G7। और G7 नेशंस जो है, G7 क्या है, तो देखो ग्रुप ऑफ 7 जो है, तो ये मेजर पावर ब्लॉक्स हैं, मेजर पावर ब्लॉक्स है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के। अच्छा एक चीज सुनो कि बम गिरा दिया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, लेकिन उसके बाद से दोस्ती भी बहुत गहरी है। तो जापान और USA बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइज है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइज है। और इनफैक्ट क्या है,
अब ये G7 देखोगे तो G7 में देश कौन कौन से देखो, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है ना, कौन कौन से सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर, जैसे हम देखिए फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस के बाद में हम देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसए हो गया, ठीक, यूएसए हो गया। उसके बाद में जो रशिया और चाइना है ना, तो रशिया और चाइना G7 का मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि G7 बनाया ही उस सोच के साथ में कि कैपिटलिस्ट नेशन रहे, कम्युनिज्म को कर्टेल करने के लिए G7 का ग्रुप बनाया गया। तो ये ध्यान रखना कि कौन कौन है G7 में, कौन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव्स में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक क्लैरिटी रहना चाहिए आपको, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है। तो G7 में फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, ठीक है। अब 2 गए ना, तो 2 की जगह कौन आ गए नए, तो एक जापान को ले लो आप, ठीक है, जापान द फ्रेंड ऑफ यूएसए, एक जापान है और इटली भी है, ठीक है। अब इटली को क्यों डाल के रखा पता नहीं, कोई इतना पावरफुल इकोनॉमिकली और वो नहीं देखेंगे हम, लेकिन फिर भी रिलेटिवली क्या है, डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ गया। और इटली को जोड़ने के पीछे का कारण है कि इटली, अगर हिस्ट्री देखोगे ना, तो यूरोपियन हिस्ट्री में जो कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन है, तो उस तरह से ग्रीस, इटली, इन्हें कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये 5 हो गए, 2 और है अभी, कोई 2 और कौन है, और हाँ, कनाडा है और जर्मनी है, ठीक है। तो एक जर्मनी, अब देखो सारे कैपिटलिस्ट हो गए ना, और कनाडा। अब आप देखेंगे तो इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में एशियन नेशन जो है, तो एकमात्र एशिया का जो देश है वो जापान, जो G7 का मेंबर है। ये चीज दर्शाने वाला हूं, ठीक है। क्लियर हो गया ना, वहां पे थोड़ा हौश पौश हो गया, मुझे साफ साफ लिखने की आदत है लेकिन वहां पे जगह ही नहीं थी हमारे पास, ठीक। तो ये G7 हो गया। अब अगली चीज क्या है, G7 के मेंबर्स ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगली चीज और देखोगे तो इट इज द ओनली एशियन मेंबर ऑफ G7, इट इज द 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। डिस्पाइट हैविंग अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन बहुत भयंकर है यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट पॉपुलस सिटी में जैसे अगर आप देखोगे टोक्यो वगैरह आ जाता है, ठीक। उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो छोटे एरिया में भी क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, और 11th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। पॉपुलेशन भी इसके पास, तो ह्यूमन डेवलपमेंट, और ह्यूमन डेवलपमेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ जापान। जापान की अगर ग्रोथ हुई है तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, वो चीज है। अब फिर क्या है, जापान्स राइज टू पावर डिफीटिंग दी ऑड्स। अब इतने सारे ऑड फैक्टर देखे आपने, बम खाना है, ठीक है, छाती पे बम लिया है इसने, उसके बाद में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, जियोग्राफिकल लिमिटेशंस भी है, नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, तो डिफीटिंग दी ऑड्स मतलब इतने ऑड्स होने के बावजूद भी क्या है, वो एक पावर की तरह इमर्ज हुआ है। तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो जापान इज द ओनली नेशन दैट सफर्ड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय न्यूक्लियर बम्स। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ रेगुलर बजट ऑफ यूएन, ठीक है। तो ऑड्स को डिफीट करते हुए अगर वो पावरफुल हुआ है तो उसके पीछे का कारण ये है कि क्या है कि उसका ह्यूमन रिसोर्स बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने उसको मजबूत बनाया है। अब बड़े बड़े ऑटोमोबाइल की बात कर लो आप, ठीक है, तो जैसे टोयोटा वगैरह हो गया, ठीक। उसके बाद में आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल के साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो है, खैर वो साउथ कोरिया में ज्यादा मजबूत देखने को मिलेगी आपको, लेकिन जो कहते हैं ना फर्स्ट मोर एडवांटेज ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान ने ही लिया है, ठीक है। तो जापान इज द ओनली नेशन दैट सफर डिस्ट्रक्शन, ये तो बता दिया आपको। और जापान की और पावर कहां समझ में आती है, तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ रेगुलर बजट ऑफ यूएन। तो यूनाइटेड नेशंस में जो कंट्रीब्यूशन, यूनाइटेड नेशन अब क्या है, कोई देश नहीं है ना, तो उसको पैसा कहां से मिलेगा, तो सारे नेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी अपनी कह सकते हैं कि पोजीशन के हिसाब से, अपनी अपनी पोटेंशियल के हिसाब से। तो यूएस के बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन का, वो कौन है, जापान है। अब सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है तो नो डाउट उसकी से भी उतनी ही रहती होगी, जितने जितना चंदा दिया, तो ऐसा होता है ना कि किसी ने 1000 रुपए की चंदे की रसीद दी है तो क्या गणेश जी की आरती वो करेगा, तो उस तरह से क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है तो उतना उसका से भी है वहां पे। फिर क्या है, कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल बजट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जापान हैज अ सिक्योरिटी अलायंस विद यूएस सिंस 1951। यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग है, सुनो। बम गिरा दिया 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे, उसके बाद से क्या है, जापान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए। जो मिलिट्री डिक्टेटर था जापान का वो खत्म हुआ, ठीक है। मिलिट्री डिक्टेटर बहुत एग्रेसिव था, ठीक है। तो वो जैसे आप देखोगे तो जापान किसके साथ था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो जो एक्सिस पावर थी, जर्मनी वाली जो टीम थी, हिटलर वाली टीम के साथ में हो गया। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री कहां से करी, उसने पर्ल हार्बर, जो यूएस का जो एक नेवल बेस था पैसिफिक ओशियन में, उसके ऊपर हमला करा, ठीक है। बहुत सारे यूएस सोल्जर्स की डेथ हो गई। यूएस ने बोला कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उन्होंने भी बम गिराया अपना, ठीक है। ये सब कुछ हुआ, डिस्ट्रक्शन हो गया, हिरोशिमा नागासाकी पूरी तरह से खत्म हो गए, फाइन। लेकिन अब क्या है, अब वो मिलिट्री डिक्टेटर भी खत्म हो गया, तो जापान किसके अंडर में चले गया, जैसे हमने देखा था कि जर्मनी को हराने के बाद में बांट लिया था ना, तो वैसे ही जापान को भी बांट लिया। अब जापान मोस्टली किसके कंट्रोल में आया, यूएसए के कंट्रोल में। तो यूएसए ने सब अपने पपेट रूलर्स वगैरह को बिठाया, यूएसए ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से जमाया। यूएसए ने क्या किया, तो 1952-54 तक यूएसए रहा जापान में ही, ठीक है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में था। और धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हुई, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनवा के दिया। कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट क्या डलवाया उनने बोला कि सांप फन उठा उसके पहले ही कुचल दो, तो उन्होंने एक प्रोविजन डलवा दिया जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में, द जापानीज पीपल फॉरएवर रिनाउंस वॉर एज अ सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन एंड द थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्स
एज मीन्स ऑफ सेटलिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। आर्मी नहीं रखेंगे हम, ठीक है, आर्मी मतलब आर्मी नहीं रखेंगे तो बोलेंगे कि सर आर्मी तो आप आगे अगला पॉइंट ये देखोगे कि मिलिट्री बजट भी होता है, तो वो क्या है, सेल्फ डिफेंस फोर्स है, वो अपनी आर्मी से किसी और के ऊपर हमला नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है। वॉर को उन्होंने रिनाउंस कर दिया फॉरएवर कि हम किसी से लड़ने नहीं जाएंगे, डिस्प्यूट जो होंगे तो उनको नेगोशिएशंस के थ्रू सेटल किया जाएगा, मिलिट्री यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जापान जो है तो पहले बहुत एग्रेसिव रहा है मिलिट्री फ्रंट पे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल 9 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट दे आर रिनाउंसिंग वॉर, ठीक है, और उन्होंने अपना मिलिट्री अलायंस बना लिया और यही एक कारण है कि वो बेफिक्र रहा। उन्हें पता अपना दोस्त कौन है, यूएसए है, और 1950s के बाद से यूएसए से टक्कर लेना, आज की सिचुएशन अलग है लेकिन कोई यूएसए के सामने भी नहीं आ सकता था, धूल में उड़ा देता था वो, ठीक है। तो उनको ऐसा लगा था अपन तो छत्र छाया में यूएस के, ठीक है, तो इस तरह से वो बेफिक्र भी था, यूएस के साथ अलायंस बना के रखी थी और इसी के चलते उसने ये भी बोल दिया कि ठीक है हमें आर्मी नहीं बनाना है, फाइन। फिर उसके बावजूद भी जो उनकी सेल्फ डिफेंस फोर्स है, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो अंदर उनका सेल्फ डिफेंस फोर्स है ना, उसी पे क्या होता है, ऑल्दो जापानीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज ओनली 1% ऑफ द जीडीपी, तो अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो होगा तो 1% ही है, क्योंकि आर्मी तो है नहीं, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा उन्हें खर्च नहीं करना है, लेकिन क्योंकि उनकी जीडीपी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बता रहा हूं ना, तो वो 1% भी उन्हें क्या बना देता है, 7th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है, 7th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर अगर वर्ल्ड में कोई कर रहा है तो जापान कर रहा है, दो इट इज ओनली 1% ऑफ देयर जीडीपी, ठीक है। सो यू हैव टू एनालाइज ऑल दीज पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड कि जापान की कहानी जो आपने सुनी, आपने क्या सीखा कि जापान जैसे जिस तरह से ग्रोथ करी ना उसने 1950s के बाद में, तो चाइना को भी टक्कर दिया उसने, ठीक है। तो अब जब आप चाइना को अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर मान सकते हो तो जापान को क्यों नहीं मान सकते हो, ठीक है। तो जापान भी एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकता है। काउंटर आर्गुमेंट होंगे कि सर आर्मी नहीं है, काउंटर आर्गुमेंट ये हो सकता है कि सर चाइना ने जितनी डोमिनेशन वर्ल्ड वाइड स्टैब्लिश करी उतनी जापान की नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, जस्ट गिव अ थॉट टू दिस कि जापान इज ऑल्सो अ अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, ठीक है, अ मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट जापान, आई होप यू एंजॉयड इट। और जापान में क्या है, रोबोट वगैरह बहुत बनाए जाते हैं, तो जैसे एसिमो की अगर हम बात करें, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट, लेकिन अब क्या है, एसिमो से भी ज्यादा एडवांस्ड कौन आ गया है, तो आप पहचानते हो इन्हें, सोफिया। तो इस तरह से क्या है, वो तो क्या डेवलपमेंट होता रहेगा। तो आप बात कर लो रोबोटिक्स की, आप बात कर लो ऑटोमोबाइल की, ठीक है, आप बात करो इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इन सेक्टर में जो है जापान ने बहुत अच्छा अपना डोमिनेशन, ठीक है। एसिमो ये नहीं है, ये है एसिमो, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, नॉट नॉर्थ कोरिया, ठीक है, पहले ही क्लियर कर दूं, दो कोरिया, एक साउथ कोरिया एक नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मतलब जमीन आसमान, ठीक है, तो दिन और रात इस तरह से डिफरेंट है दोनों, कैसे हैं क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री, ठीक है, कुछ पॉलिटिकल पार्ट, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि साउथ कोरिया एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर या फिर न्यू सेंटर ऑफ पावर की गिनती में क्यों आता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो हमने क्या देखा, अगर नेशंस की बात करें, पहले नेशंस की बात कर लेते हैं, तो चाइना एक अल्टरनेटिव सेंटर या फिर न्यू सेंटर ऑफ पावर हो सकता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, खूब डिस्कस किया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जापान, हमने पिछले वीडियो में पढ़ के आए, साउथ कोरिया हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। अब देखो जापान और साउथ कोरिया आपको बॉक्स में दिया है, ये तो मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट अपने मन से पढ़ा रहा हूं कि आप पढ़ो, समझना चाहिए हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स को थोड़ा सा, ठीक है। और जो सिलेबस में ऐड हुए टॉपिक इंडिया, इजराइल, रशिया, वो हम आगे पढ़ेंगे, ये लास्ट टॉपिक है बुक के चैप्टर का, ठीक है। तो साउथ कोरिया को अगर समझते हैं ना, तो साउथ कोरिया कहां है, सबसे पहला सवाल। देखो साउथ कोरिया कहां है, तो आप चाइना को देखोगे, वही अभी अपन जापान पढ़ के आए पिछले वीडियो में, तो जापान का नेबर, ठीक है, जापान का एकदम नेबर जो है वो कौन है, साउथ कोरिया है, ठीक है। अब साउथ कोरिया इसका मतलब क्या सर, नॉर्थ कोरिया भी है, हाँ नॉर्थ कोरिया भी है। तो आप अगर ज्योग्राफिकली समझोगे ना, तो इसे कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। चाइना के मैप पे देखोगे तो एक ऐसा इस तरह से जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है पेनिनसुला जो है, तो उसे कोरियन पेनिनसुला कहा जाता है। कोरियन पेनिनसुला जो है, तो कोरियन पेनिनसुला इज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। कहानी सुनोगे क्यों ऐसा हुआ ये, चलो कहानी सुनाता हूं मैं एक। क्या होता है ना, 1910 मैंने बताया जापान हमेशा से एग्रेसिव रहा है, तो 1910 का टाइम पीरियड था, जापान ने पूरा कोरिया कब्जे में करके रखा था अपने, मतलब जापान तब सिर्फ वो छोटा सा आइलैंड नहीं था, जापान की टेरिटरी इधर उधर, कहीं चाइना में हिस्सा, कहीं रशिया में हिस्सा, इस तरह से बटी हुई थी। तो जापान ने इस कोरिया को भी अपने कब्जे में करके रखा था। 1910 से 1945 तक आजादी की तड़प में बेचारा कोरिया बैठा रहा। अब क्या होता है, 1945 में जब जापान हारता है ना वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हार गया। जापान के हार के साथ में ही क्या होता है कि जैसा जर्मनी में हुआ था, ध्यान करो, जर्मनी में क्या हुआ था कि जीतने वाले जो देश थे, जो अलाइज पावर थे ना, तो अलाइज पावर ने बांटा था टेरिटरीज को। तो वैसे ही यहां पे देखोगे ना, तो पैसिफिक ओशियन में जो जो टेरिटरी जीती थी अलाइज पावर ने, तो एक्सिस पावर कौन था, जापान हारने वाली टीम में था। तो जापान की जो टेरिटरी थी उस समय कोरिया जापान का था, तो उस तरह से क्या कोरिया को भी बांट लिया, ठीक है। जीतने वाली टीम कौन कौन थी, यूएसए थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, रशिया था,
ठीक है, अलाइज पावर थे। तो यहां पे जो बंटवारा होता तो यूएसए और रशिया टेरिटरी रख लेते हैं, जैसे जर्मनी में सबने मिलकर रखा था, यूएसए ने भी रशिया ने भी, मतलब जो उस समय यूएसएसआर था, ठीक है, तो सबने मिलकर रखा था। लेकिन पैसिफिक ओशियन में जो कोरिया था और जापान था, तो पूरा जापान और साउथ कोरिया, इतना हिस्सा किसके पास चले गया था, इतना हिस्सा यूएसए के पास चले गया था। और ये जो नॉर्थ का पार्ट था ना कोरियन पेनिनसुला का, ये नॉर्थ का पार्ट यूएसएसआर ने रख लिया था। ठीक है, हिस्ट्री समझ में आ गई ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जो डिवीजन होता है, जो विक्टोरियस पावर्स रहती है, तो वो जब डिवाइड करती है टेरिटरीज को, तो नॉर्थ कोरिया यूएसएसआर को मिल जाता है और साउथ कोरिया मिल जाता है किसको, यूएसए को। और इसको अंदर की बात समझोगे तो ये हो गया मतलब क्या, कम्युनिस्ट, और ये हो गया कैपिटलिस्ट, क्योंकि कंट्री जो कंट्रोल कर रही थी उनकी जो गवर्नमेंट है। अब क्या देखो, कॉमन गवर्नमेंट को स्टैब्लिश नहीं हुई थी कि कॉमन गवर्नमेंट बना दे, और उल्टा हुआ क्या कि कोल्ड वॉर राइवलरी थी, तो उसके चलते यूएसएसआर अपना पूरा इंफ्लुएंस जमा रहा था और यहां पे यूएसए अपना पूरा इंफ्लुएंस जमा रहा था। एक और मजे की बात जानोगे कि इधर नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी किसके साथ जुड़ी हुई है, चाइना के साथ में, और चाइना क्या है, कम्युनिस्ट, रशिया क्या है, कम्युनिस्ट। तो उन्होंने बोल के रखा ये तो हमारा भैया, मतलब जैसे हाथ है पूरा तो ये उंगली का नाखून है, ठीक है, ये तो जोड़े रखना है। तो नॉर्थ कोरिया में हार्डकोर कम्युनिस्ट पार्टीज को स्टैब्लिश कर दिया, डिक्टेटरशिप, पहचानते हो अंकल को, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया आज भी कुख्यात रूप से जाना जाता है। तो वो उसी समय से जो अथॉरिटेरियन सिस्टम, जो कम्युनिस्ट सिस्टम स्टैब्लिश हुआ, तो वह चले आ रही है कहानी, ठीक है, मोमोस। तो अब यहां पे अगर आते हैं हम वापस, तो इतनी कहानी समझ में आ गई आपको हिस्ट्री। अब अगर हम बात करते हैं कि ये साउथ कोरिया जो है, देखो नॉर्थ कोरिया तो हमारी पिक्चर में से चले गया, अथॉरिटेरियन, नॉन डेमोक्रेटिक, और कह सकते हैं कोई इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतना ज्यादा नहीं है। बाकी जो साउथ वाला हिस्सा जो यूएसए के कंट्रोल में था, अब क्या होता है, धीरे धीरे उसको आजादी मिलती है, मतलब यूएसए क्या करता है, वहां पे डेमोक्रेटिक सेटअप जमा देता है पूरा, वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ये सारा सब कुछ होता है, ठीक है। तो अगर जैसे अगर हम समझे तो हिस्ट्री ऑफ कोरियन पेनिनसुला, वो हिस्ट्री मैंने आपको समझा दी है। द कोरियन पेनिनसुला वाज डिवाइडेड इनटू साउथ कोरिया, साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है, एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो जैसा चाइना के केस में कंफ्यूजन था वैसा नहीं है, यहाँ पे समझ में आता है। नॉर्थ कोरिया मतलब रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, एंड मतलब जो साउथ कोरिया वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया जो है तो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, तो किम जोंग उन वाला वो है। फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलोंग द 38th पैरेलल, तो 38th पैरेलल, अब ये देखो 38th पैरेलल, 17th पैरेलल, ये क्या होते हैं पैरेलल, तो इसमें इतना रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। जो डिग्री होती है ना, जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब में हम 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो वो जो 38 डिग्री है ना, वो 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करता है, तो उसको क्या कह देते हैं, 38th पैरेलल जो है वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को डिवाइड कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक होमवर्क दें आपको तो बताना कि नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान के बीच से कौन सा पैरेलल लिखना है, शायद मैंने अभी बता भी दिया गलती से, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विच पैरेलल, विच डिग्री सेपरेट्स नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान, ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारे वो। फिर अगर हम बात करते हैं तो द कोरियन वॉर ड्यूरिंग 1950 to 53 एंड द डायनामिक्स ऑफ द कोल्ड वॉर एरा फर्दर इंटेंसिफाइड द राइवलरी बिटवीन द टू साइड्स। वही बताई थी मैंने आपको पूरी कहानी कि जो कोल्ड वॉर पीरियड रहा उस समय पे राइवलरी और बढ़ती चली गई दोनों पावर्स के बीच में, और वो बढ़ती राइवलरी जो थी, तो उस बढ़ती राइवलरी का नतीजा क्या निकला कि एक तरह से आप देखोगे तो साउथ कोरिया जो कि डेमोक्रेटिक था, कैपिटलिस्ट था, वो ग्रो कर गया, नॉर्थ कोरिया ग्रो नहीं कर पाया, और उनके बीच में जो कह सकते हैं राइवलरी वो हमेशा के लिए बनी रह गई है, ठीक है। यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां डिक्टेटरशिप है, ठीक, ये समस्या है, और उसी के चलते क्या बनती नहीं है। इनफैक्ट आप ऐसा न्यूज में पढ़ा भी होगा कि ओलंपिक के कुछ प्लेयर्स थे, उन्होंने साथ में फोटो खिंचवा ली, तो यहाँ जो डिक्टेटर है उसने क्या किया, पनिश किया प्लेयर्स को। तो इस तरह से क्या है, यहाँ बहुत अथॉरिटेरियन सिस्टम है नॉर्थ कोरिया में, तो उतना ज्यादा क्या है फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है। लेकिन फिर क्या है कि आप जैसे देखोगे तो एट टाइम्स क्या होता है कि नेगोशिएशंस होते हैं, तो आपको ये भी पिक्चर्स देखने को मिलेगी, न्यूज देखने को मिलेगी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लीडर्स जो है वो आपस में मिल रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, ठीक है, तो दोनों चीजें चल रही है। फिर क्या होता है, बोथ दी कोरियाज फाइनली बिकेम मेंबर ऑफ यूएन ऑन 17 सितंबर 1991। तो 17 सितंबर 1991 में दोनों यूएन के मेंबर बन जाते हैं। इस तरह से यूएन की मेंबरशिप लेने के बाद में क्या होता है, और यूएन बॉडी जो है वो क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है। फाइन, फिर आगे बढ़ते हैं अगर और हम, तो साउथ कोरिया इमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ पावर इन एशिया बिटवीन 1960s एंड 1980s। इट रैपिडली डेवलप्ड इनटू एन इकोनॉमिक पावर। अब साउथ कोरिया को आप अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्यों कह रहे हैं, मैंने क्या बताया था कि पावर आपके पास अपने आप आने लगेगी जब आपके पास में इकोनॉमिक पावर होगी, और वही यहां पे हुआ, ठीक है। तो मिरेकल ऑन हान रिवर, मिरेकल ऑन हान रिवर क्या होता है वो समझो। हान रिवर यहां से बहते हुए निकलती है, ठीक है, तो हान रिवर यहां से बहते हुए निकलती है, जैसे हम कहते हैं ना कि गंगा का देश भारत है, तो वैसे ही हान रिवर जो इनकी गंगा हो गई है। अब मिरेकल ऑन हान रिवर क्यों कहा जाता है, तो आप यहां जैसे देखोगे सियोल वगैरह जो है साउथ कोरिया का कैपिटल सिटी जो है, तो ये इसका डेवलपमेंट जो है, ठीक है, इसका डेवलपमेंट जैसे अगर, तो यहाँ पे साउथ कोरिया का जो कैपिटल सिटी है सियोल, वो कहाँ है, तो वो हान रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, मिरेकल ऑन
हान रिवर कहा जा रहा है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना चीजों को? तो इस तरह से देखो, अब एक चीज इंटरेस्टिंग बता दूं मैं आपको। हम क्या करते हैं सर, हम तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम साउथ कोरिया पढ़ रहे हैं, साउथ कोरिया को एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर पढ़ रहे हैं, न्यू सेंटर ऑफ पावर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हो ऐसा? ज्योग्राफी ने मना बोला है क्या कि मुझे पॉलिटिकल साइंस के साथ मत पढ़ना? अब आप जब ये पढ़ रहे हो कि हाँ मिरेकल ऑन हान रिवर, तो हान रिवर क्या है? हान रिवर पे सियोल सिचुएटेड है। क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव्स में, ठीक है? मतलब आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कैपिटल सिटी ऑफ विच मेजर कंट्री इज सिचुएटेड ऑन द रिवर्स, तो उसमें क्या हो जाता है, एक सियोल भी आ जाता है। सियोल इज सिचुएटेड ऑन हान रिवर, ठीक। अब वो हान रिवर किधर है? तो इधर येलो सी में ड्रेन कर रही है, ठीक। अब ये येलो सी हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कोरियन पेनिनसुला के बाजू में कौन सा समुद्र है? येलो सी, ठीक है। उसके ईस्टर्न में क्या है? सी ऑफ जापान हो गया, फाइन। आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में कोरियन बे हो गया, कोरिया बे कहा जाता है जिसे, ठीक है। साउथ कोरिया और जापान को सेपरेट कौन कर रहा है? तो हम यहां पे अगर देखेंगे साउथ कोरिया, कोरिया स्ट्रेट होता है शायद, हाँ कोरिया स्ट्रेट है, ठीक है। तो कोरिया स्ट्रेट क्या कर रहा है? जापान और साउथ कोरिया को सेपरेट करता है। आगे समझ में? एक और होमवर्क दे दूं, चलो इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्ट्रेट सेपरेट करता है ये आप बताना कमेंट सेक्शन में। तो आपको इंटर रिलेटेड अप्रोच तो रखना पड़ेगी बाबू, ठीक है। तो उसमें मजा भी आएगा और वही काम का भी है। चलो, तो हम क्या बता रहे थे आपको? मिरेकल ऑन हान रिवर, समझ में आया? अब फिर क्या है? साउथ कोरिया बिकेम अ मेंबर ऑफ ओईसीडी इन 1996। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। अभी बताया मैंने आपको कि जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उन सब ने इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी है। और ओईसीडी को जैसे आप देखोगे ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो ओईईडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाई थी, तो उसी को एक्सटेंड करते हुए यूएस वगैरह, ठीक है, जैसे साउथ कोरिया देखोगे आप, जापान भी हमने देखा है, सब ओईसीडी के मेंबर है। इंडिया भी मेंबर है क्या? ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। फिर क्या होता है? इन 2017 इट्स इकोनॉमी इज द 11th लार्जेस्ट in the world and its military expenditure is the 10th largest. तो these are the points. और क्या होता है कि जिस तरह से ग्रोथ पकड़ी होती है ना इन्होंने, जैसे अगर आप देखोगे तो 1990s में ऐसा था, कौन? सियोल। और अब अगर देखोगे सियोल तो ऐसा है, ठीक है। तो ये आपको दर्शाता है कि कितना रोबस्ट चेंज आया है, ठीक है, रैपिड चेंज आया है। और ये फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव भी बताता है कि जब इस स्पीड से ग्रो करा है तो आगे और ग्रो करेंगी। तो दीज सिटीज, दीज सेंटर्स, और वी कैन से दीज नेशंस आर गोइंग टू बिकम द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। आया समझ में? फिर क्या है? According to the Human Development Report 2016, the HDI rank of South Korea is 18, which is increasing, ठीक है। तो improve हो रहा है साउथ कोरिया। फिर क्या है? The major factors responsible for its high human development includes, अब high human development है, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है। आप यहाँ पे समझोगे तो क्या, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, खास करके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज, जो सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे ब्रांड जो है कहाँ मिलेंगे आपको? सब साउथ कोरिया में मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और साउथ कोरिया के बारे में भी। तो मेजर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्लूड्स सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म लाया गया है यहाँ पे। दिक्कतें यहाँ पे भी थी, जैसे आप इंडिया में कहते हो ना कि इंडिपेंडेंस के बाद में जमींदारी सिस्टम थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, वो समस्याएं, तो वो लैंड रिफॉर्म यहाँ सक्सेसफुल हो, हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया कि रूरल इकोनॉमी ग्रो करे। देखो एक चीज मैं बताता हूं, मतलब ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप यू मे डिसएग्री विद दिस पॉइंट, लेकिन जो मैंने अभी तक जितना समझा है ना, कि इकोनॉमी के जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अब क्या होता है कि आप अगर पावरफुल बनना चाहते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ सही तरीके से करना चाहते हो, तो आपको ये हर सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब सीढ़ी चढ़ना है तो दूसरे के बाद में तीसरी और चौथी ऐसे ही चढ़ोगे, ठीक है। ज्यादा कृष्ण नहीं बनने की जरूरत है, वहां के फलांग के चले जाओगे आप, ठीक। अब ये सारे देश देखो, चाइना को देख लो, साउथ कोरिया को देख लो, ठीक है। तो इन सारे देशों ने, आप अमेरिका की बात करते हो, अमेरिका को देख लो, तो पहले उन्होंने अपने प्राइमरी सेक्टर को एकदम सैचुरेशन पॉइंट पे ले गए, खूब डेवलप किया है प्राइमरी सेक्टर को, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया है। अब जब आपके पास में एक सैचुरेशन आ जाएगा ना, तब आप सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या कर पा रहे हो? सरप्लस प्रोड्यूस कर पाओगे, तब आप सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करवा पाओगे। और जब सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो होंगे ना, तो टर्शरी अपने आप ग्रो करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है और इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है। तो अब उस एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से कनेक्ट करने में आपकी सर्विसेज ग्रो करना ही है फॉर श्योर। लेकिन इंडिया के केस में क्या हुआ? प्राइमरी डेवलपमेंट में लगे रहे, ठीक है। और फिर हम, जैसे आईटी रिवोल्यूशन वगैरह आ गया, इंटरनेट आ गया, तो हम टर्शरी पे कूद गए, तो हमारा सेकेंडरी कभी मजबूत हो ही नहीं पाया, ठीक है। यहां पे हमेशा स्टेट कंट्रोल सिस्टम रहा है, ठीक है। और इसी कारण से क्या स्टेट कंट्रोल सिस्टम रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज लेट आई है 1990 के बाद में, तो हम ना तो प्राइमरी को पूरी तरीके से डेवलप कर पाए, ना सेकेंडरी को, ठीक है। वो तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज पे, वी आर लकी इनफ कि हमारा टर्शरी सेक्टर जो है मजबूत है काफी। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखोगे टर्शरी का ज्यादा है। खैर बहुत ज्यादा घूम गए हम, इकोनॉमिक्स में घुस गए, लेकिन अगर हम यहां समझे तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो हुआ है किसका? साउथ कोरिया का। तो उसके पीछे कारण यही है, सक्सेसफुल
लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट, एक्सटेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीजों पे फोकस किया गया, एंड रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड दिस इज द पॉइंट टू कंसीडर। रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि इकोनॉमी जब ग्रो करी तो उसके फ्रूट्स सबको मिले, ठीक है। अब इंडिया के केस में आप देखोगे या फिर जो और भी दूसरी डेवलपिंग नेशन है, चाइना के केस में भी देखोगे, इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन गैप भी बढ़ रहा है, वहां इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही है। तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज रहेगी, पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस रहेगा, तो एचडीआई में रैंक तो नीचे जाना ही है ना। लेकिन यहां पे ये सारे फैक्टर्स फेवर में रहे साउथ कोरिया के, इसीलिए साउथ कोरिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तेज है, ठीक है। अदर फैक्टर्स आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। और कारण क्या है जिस कारण से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या फिर वो एक मेजर सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज हो रहा है? तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। वहां ये नहीं सोचते कि हमारे देश के लोगों के लिए हम बनाए प्रोडक्ट, बनाओ और बेचो, लोगों को पहुंचाओ। अपने देश के लोगों को भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जो है, स्ट्रॉन्ग रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, और फिर उसके बाद में क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छा है, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम है अगर, तो वो कारण है। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। फाइन। कोरिया की कभी आप कहानी पढ़ना साउथ कोरिया की, मजा आएगा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे हुआ है, ठीक है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा है, बताया ना मैंने कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा है कि लोगों को चिंता नहीं होती उनके एजुकेशन की, हेल्थ की, ट्रांसपोर्टेशन की, इन सारी चीजों की। इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस के मामले में बहुत अच्छा देश है। तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच आर मेकिंग साउथ कोरिया अ मेजर सेंटर ऑफ पावर। अगली चीज क्या है? द साउथ कोरियन ब्रांड्स, ठीक है, बैंड नहीं लिखा है, ब्रांड है। आपके दिमाग में साउथ कोरियन बैंड सुनते से ही बीटीएस आ जाते होंगे, ठीक है। आई डोंट नो मच अबाउट बीटीएस, लेकिन वही आप लोग जो हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहते बीटीएस आर्मी, तो उससे मुझे भी ध्यान आया कि ये भी बताऊं मैं आपको। जैसे साउथ कोरिया जो है, तो साउथ कोरियन ब्रांड्स सच एज सैमसंग, एलजी, ह्यूंडई हैव बिकम रिनोन्ड इन इंडिया। उसी के साथ साथ में वहां का कल्चरल हेजीमनी भी देखो आप, तो साउथ कोरियन ब्रांड्स वगैरह ये भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ब्रांड्स के साथ साथ में जो पॉपुलरिटी उन्हें मिली है, तो उससे क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उनका। क्लियर। फिर उसके बाद में क्या है, न्यूमरस एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया सिग्निफाई देयर ग्रोइंग कमर्शियल एंड कल्चरल टाइज। और इंडिया के बीच में जो न्यूमरस एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो वे दर्शाते हैं कि हाँ, साउथ कोरिया इज अ कंट्री ऑफ कंसिडरेशन। हम सोच रहे हैं हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी, तो उसमें जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, आसियान देश हो गए, इनको हम ड्यू अटेंशन देते हैं, ताकि क्या हो, ताकि एक तरह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तो उसके फ्रूट साथ में एंजॉय कर पाए, ठीक है। बाकी तब तक के लिए सुनते रहो बीटीएस तुम्हारे, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पिछले वीडियोस तक आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मतलब चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे उन सारे टॉपिक्स को आप डिस्कस कर चुके हो। आपने ये देखा कि हाँ, किस तरह से जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर या फिर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है, तो उसमें कुछ नेशंस हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेशंस की बात करें तो हमने चाइना के बारे में पढ़ा जैसे, ठीक है। आगे और एडिशनल टॉपिक में, मतलब जो एडिशनल मटेरियल में जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो सारे तो पढ़ेंगे हम, ठीक है। और वही पढ़ रहे हैं, जैसे आसियान जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन जो एक ऑर्गेनाइजेशन जो बुक में दिया है, उसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे सार्क है, ठीक है, ब्रिक्स है। तो सार्क, ब्रिक्स वगैरह जो है ये आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। सार्क हम यही पढ़ लेते हैं। और इनफैक्ट जैसे आप देखेंगे तो सार्क का जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी बताया गया है। तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया या फिर साउथ एशिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, चैप्टर का नाम जो बदला है, तो जब आप नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक टॉपिक आएगा आपका पीस एंड कॉपरेशन, ठीक है, जिसका वीडियो बन चुका है। तो आप उस पीस एंड कॉपरेशन वाले टॉपिक में भी क्या करेंगे, सार्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सार्क के बारे में आप मल्टीपल, मतलब यहां पे इस वीडियो में तो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि सार्क किस तरह से एक न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज हो सकता है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में भी आप सार्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सार्क में क्या लिखा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अभी आपने पिछले वीडियोस में आसियान के बारे में पढ़ा, तो जब आप आसियान के बारे में पढ़ के आए तो आसियान क्या है, तो आसियान आपने देखा कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है। उसी तरह से सिर्फ अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो जो पूरा एशिया है, पूरे एशिया में आपको क्या देखने को मिला, मालदीव्स को बुरा लग जाएगा, ठीक है, मालदीव्स को भी ले लेते हैं। तो पूरे एशिया में जिसे अगर आप देखोगे तो पूरे एशिया में ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया है। तो वैसे ही क्या साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है, तो जैसे म्यांमार जो है, तो नॉर्मली म्यांमार सार्क का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। तो इस मैप पे आना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब हमारे को मैप नहीं मिला तो हमने लगा दिया, ठीक है। बाकी म्यांमार को हटा देना आप। म्यांमार को हटा के अगर हम देखते हैं, क्योंकि म्यांमार किसका पार्ट है, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहां देखें तो यहां पे जितने देश आए वो सार्क मेंबर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। तो ये सारे नेशंस जो हैं ये सार्क नेशंस हैं, ठीक है। ये सार्क नेशन से कह सकते हैं हमारा जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह देख रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है इस वीडियो में, ठीक है। तो ये है सार्क।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। समझ में आया ये? ठीक है, तो इट इज अ रीजनल एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन ढाका, बांग्लादेश इन 1985। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका जो है, वहां पे सार्क चार्टर साइन किया गया था इन 7 देशों के द्वारा। बोलोगे सर अभी 8 बताया आपने, देखो यहाँ पे 7 देश हैं। ये जो सार्क एसोसिएशन है, इसमें अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान बाद में ज्वाइन करता है। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया भी है कि अफगानिस्तान कहने को साउथ एशिया का पार्ट है वो, ठीक है, लेकिन ज्यादातर वो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एंगेज रहता है, ठीक है। तो लेकिन अब क्या चीजें जैसे अनफोल्ड होती है, तो फिर वहां पे आपको देखने को मिलता है कि सार्क जो है 2007 में क्या कर लेता है, सार्क को अफगानिस्तान ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, अफगानिस्तान भी सार्क को ज्वाइन कर लेता है। तो इस तरह से 8 मेंबर नेशंस है। अफगानिस्तान बाद में आया। तो जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो उस रीजन के, देखो नाम रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। रटना क्यों नहीं? क्योंकि आप विजुअलाइज करो कि हाँ साउथ एशिया में पता है, इधर म्यांमार तो आगे निकल जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया मतलब आसियान का पार्ट हो जाएगा वो, तो ठीक है। तो बचे हुए जो देश है, तो श्रीलंका, मालदीव्स नेबरिंग कंट्रीज है, नीचे अंटार्कटिका तक तो जाओगे नहीं, ठीक है। फिर क्या है, तो इंडिया है, इंडिया की गोदी में जैसे आप देखोगे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर जैसे कंधे पे बैठे हमारे भूटान और नेपाल है, तो पाकिस्तान हमारा दोस्त, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि सारे देश जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक। तो वो सारे देश जो है वो क्या बनते हैं, सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स बनते हैं। ढाका का जो 1985 का सार्क चार्टर है उसे साइन करते हैं। अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि इसका जो परमानेंट हेडक्वार्टर है सार्क का, वो कहां पे, काठमांडू में, सेक्रेटेरिएट काठमांडू में। काठमांडू कहां? नेपाल, ठीक। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट्स विच यू आर रिक्वायर्ड टू नो अबाउट द सार्क। अब इसके अलावा क्या है, तो देखो एडिशनल मटेरियल कोई नहीं दिया सीबीएसई ने सार्क का। तो हम जो नेक्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ोगे आप, पीस एंड कोऑपरेशन, तो वहां पे आपको सार्क की लिमिटेशंस, ठीक है, सार्क को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, ठीक। क्योंकि सारे देश जो हैं तो छोटे छोटे देश हैं, और इस रीजन में इंडिया और पाकिस्तान के अगर इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं तो अपने आप आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप क्या कर लोगे, जान लोगे। फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये बेसिक सार्क चार्टर जो है उसी से ऑब्जेक्टिव उठाए मैंने, ठीक है। आप सार्क की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको सार्क चार्टर जो मिलेगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे कि आखिरकार करना क्या चाहता है सार्क, ठीक है। तो टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब बेसिकली एक रीजनल कॉर्पोरेशन है, तो रीजनल लेवल पे जो साउथ एशिया के नेशंस है वहां उनका डेवलपमेंट करना उसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन, ठीक, एंड प्रोवाइड इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव विद डिग्निटी एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल्स। तो आपको इस तरह से उसके ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्या है कि रीजनल लेवल पे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअल्स डिग्निटी से जीवन जी पाए, ये सार्क का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया की जो देश है उनके बीच में कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस मतलब क्या है कि सारे लोग मिलके सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। अब देखो संगठन में शक्ति होती है ना, अकेले में जिसे अगर आप देखेंगे तो इंसान उतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन ये सारे देश, ठीक है, जो उतने मजबूत नहीं होंगे लेकिन सब एक साथ आएंगे तभी तो वो यूएस हेजेमनी को चेक कर पाएंगे, तभी तो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बन पाएंगे। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, सब साथ में आके सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है, इकोनॉमिकली पावरफुल बने। टू कंट्रीब्यूट टू द म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम। अब क्या है, एक दूसरे की प्रॉब्लम में जैसे बोलते हैं ना कि पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा बताओ, तो वैसे ही क्या है कि पड़ोसी जो है तो आपस में एक दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उनको समझे, जो म्यूचुअल प्रॉब्लम्स है। जैसे एक बहुत अच्छा मैं आपको पॉइंट बताता हूं, सार्क नेशंस जो है ना, तो सार्क नेशंस जो है तो यहां पे आप देखेंगे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इंडिया के जो नॉर्दर्न स्टेट्स हो गए, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, सुनामी वगैरह, तो सब नेचुरल डिजास्टर से बड़े परेशान रहते हैं, ठीक है। तो आप जैसे यहां पे देखेंगे तो नेचुरल डिजास्टर को टैकल करने के लिए सार्क के नेशंस ने क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह इस तरह से टीमें बनाई है। फिर सार्क डेवलपमेंट फंड की अगर हम बात करें तो क्या है कि सार्क नेशन में सबको डेवलपमेंट की जरूरत होती है, तो सारे देश मिला के फंड्स पूल अप करते, तो सार्क डेवलपमेंट बैंक भी एक, ठीक है, एसडीबी है, सार्क डेवलपमेंट बैंक। उसी के साथ देखोगे तो दिल्ली में एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो सार्क नेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सके वहां पे, तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये इनिशिएटिव्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट जो है वो साफ्टा है, ठीक है, पीस एंड कोऑपरेशन वाला टॉपिक में और पढ़ोगे आप तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो साफ्टा जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है सार्क का, विच इज हेल्पफुल टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल,
टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हुए सार्क जो एक इमर्जिंग, देखो सार्क में कह सकते हैं कि सार्क की फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स है, जो नेबरिंग नेशन है उनके आपस में जो प्रॉब्लम्स है, बांग्लादेश म्यांमार की समस्याएं हैं। अब म्यांमार तो बांग्लादेश का मतलब सार्क का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, नेपाल और कह सकते हैं भूटान में जो माइग्रेशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, फिर आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान में कितने डिस्प्यूट्स है, कमी है क्या? तो ये कुछ कह सकते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है सार्क की वर्किंग में, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है अगर ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है, एक साथ मिलके बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सार्क, और आप इस वीडियो में सार्क के बारे में और जानेंगे आपके आगे आने वाले चैप्टर में। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रिक्स नेशंस के बारे में, जो आपके एडिशनल टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जिसे अगर आप देखोगे तो जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर वाला चैप्टर है, अल्टरनेटिव को रिप्लेस करके, तो उसमें आपने देखो ऑर्गेनाइजेशंस में यूरोपियन यूनियन पढ़ चुके हो, आसियान पढ़ चुके हो, सार्क पढ़ चुके हो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स क्या है, कैसे बना, वो सारी कहानी जो है, जो आपको एडिशनल मटेरियल में दी है, और उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। इन जनरल जो कॉम्पिटिटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको भी ब्रिक्स नेशंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस वीडियो के थ्रू समझ में आ जाएगी। फाइन। तो ब्रिक्स नेशन की अगर हम बात करें, देखो तो 5 वर्ड है यहां पे, ठीक है। आप जैसे देखोगे तो क्या है, BRICS, ठीक है, ब्रिक्स। तो ये 5 नेशन, 5 वर्ड जो है, ये 5 लेटर जो है, ये 5 लेटर अलग अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। B इज फॉर ब्राजील, नॉट बॉल, ठीक है, और R इज फॉर रशिया, ठीक है, R इज फॉर रशिया। रशिया के बाद में जिसे अगर आप समझोगे तो I इज फॉर इंडिया, C इज फॉर चाइना एंड S इज फॉर साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से ब्रिक्स जो है ना, 5 देशों का समूह है, ठीक है, 5 देशों का एक ग्रुप है। अब इसमें आप एक कॉमन पैटर्न आइडेंटिफाई करो, मन में आइडेंटिफाई कर लो, जिन्होंने कर लिया मुस्कुरा लो, जिन्होंने नहीं करा तो आप आगे करेंगे। ये 5 नेशंस का ये जो ग्रुप बना है ना, ब्रिक्स नेशंस का, इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्या, कि ये यूएस हेजेमनी को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। समझ पा रहे हो ना? तो हम सारी चीजों को थोड़ा, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है क्लास 12th में, उसको इंटरलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो द टर्म ब्रिक्स रेफर्स टू ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। ब्रिक्स वॉज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। अभी यहाँ पे कुछ करेक्शन है, इसको रशिया हटा के आप क्या लिख सकते हो, जो एडिशनल मटेरियल में आपको कंटेंट दिया है तो वहां पे भी रशिया लिखा है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे कि 2006 की यूएन जनरल असेंबली जो हुई थी न्यूयॉर्क में, तो वहां पे ब्रिक का आइडिया डिस्कस किया गया था। ब्रिक मतलब क्या है, सिर्फ BRIC, ठीक है, BRIC क्या है, सारी डिफरेंस कैसे है, क्या है, आपने करेक्शन भी करवाया। तो देखो सारी उसके पीछे की कहानी समझ लो। कहानी क्या है, अगर हम हिस्टोरिकल नैरेटिव को देखते हैं, तो जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, 1991 के बाद में कोल्ड वॉर खत्म हुआ, एक तरह से हम समझे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब कोई मेजर पावर था नहीं जो यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर पाए, लेकिन जो यूएसएसआर का उत्तराधिकारी था, कौन? रशिया। तो रशिया को मन में ऐसा था ना कि यार यूएस की हेजेमनी को तो चेक करना है, ठीक है। तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर, हेजेमनी ऑफ यूएस एस्टैब्लिश हो गई है। रशिया डिसाइडेड टू टेक सपोर्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया एंड चाइना टू काउंटर हेजेमनी। रशिया ने क्या बोला? रशिया ने बोला देखो यूएसएसआर आज नहीं रहा, हमें दुख है, खेद है, लेकिन यूएस की हेजेमनी जो एस्टैब्लिश हो गई, अगर वो अकेला रहेगा तो वो क्या है, वो सबके लिए घातक हो सकता है। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, बजाय उसके कि वर्ल्ड मल्टीपोलर हो या बाइपोलर हो, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, एनालिसिस है, समझना कि जब क्या रहता है कि यूनिपोलर रहता है, मोनोपोली हो जाती है, तो वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है। इससे बेहतर क्या है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो या फिर बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो। तो रशिया ने ऐसी बात करी कि चलो कुछ सपोर्ट लेते हैं जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, क्योंकि वही चाहे ही ना, देखो सबकी एस्पिरेशन क्या होती है कि अब फर्स्ट पोजीशन पे हम जाएं, तो जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ है उनको सबको लगता है कि एक दिन फर्स्ट पे हम जाएंगे, ठीक है। तो रशिया ने ये डिसाइड किया कि वो इमर्जिंग इकोनॉमीज को अपने साथ जोड़े और क्या बनाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे हम यूएस की हेजेमनी को चेक कर पाए। लेकिन हमने बोला क्यों भाई, ठीक है, मतलब एक तरह से ऐसी है ना कि देख के मक्खी कौन खाता है। तो यहां पे सवाल ये था कि इंडिया क्यों, मतलब ये कह सकते हैं दुश्मनी मोल ले। ऐसा अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो डायरेक्टली यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करेगा, तो वो तो ये हो जाएगा कि यूएस को समझ में आ जाएगा, हाँ तुम भी थे ना उस भीड़ में, तो रुको अभी बताते हैं। तो इस तरह से इंडिया की पोजीशन क्या थी, देखो इंडिया डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में एंगेज नहीं होना चाहता था यूएस के साथ में। उस समय पे क्या है, वी वर इन द फेज ऑफ लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, इकोनॉमी को हम ओपन अप कर रहे थे हमारी, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 हो रहा था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूएस,
यूएस से क्या है, काफी इन्वेस्टमेंट आया हमारे यहाँ। यूएस से इन्वेस्टमेंट कैसा आया, तो जब लिबरलाइज करा हमने हमारी इकोनॉमी को, तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने क्या कंडीशंस रखी कि आप डेमोक्रेटाइजेशन करो, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे फोकस करो, लोगों को एम्पावर करो, तब आपकी कंट्री में पैसा जाएगा। और उन्हीं चीजों पे ध्यान रखते हुए यूएस के इन्वेस्टमेंट भी आए। तो इंडिया, द पोजीशन ऑफ इंडिया वाज अंडर द डिलेमा, ठीक है, वी वर अंडर द डिलेमा कि भैया क्या करें, ये रशिया के साथ होके काउंटर करे क्या यूएस की हेजेमनी को, ठीक है, काउंटर नहीं कर पाया तो वैसे भी यूएस तो पकड़ के पीट ही देगा हमें, ठीक है। और ये भी एक ऑप्शन था क्या कि काउंटर करना भी जरूरी है, लेकिन हमें ये लग रहा था कि क्यों करना है, क्योंकि हमें तो अभी इस समय यूएस से फायदा मिल रहा है ना। वही है कि गो विद द हेजेमॉन। एक मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस चैप्टर्स में कि आप हेजेमनी को चैलेंज कैसे कर सकते हो कि उस हेजेमनी का फायदा उठाओ। तो इंडिया बोला था, अब जाके तो हमारे 1991 के बाद में यूएस से रिश्ते सुधरना चालू हुए थे, इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुई थी। तो इंडिया वाज इन डिलेमा कि यूएस के अगेंस्ट में जाएं या ना जाएं, ठीक है। और लंबे समय तक डिलेमा में रहे भी हम। लेकिन उस बीच में हमने क्या देखा, उस बीच में हमने ये देखा कि अल्टीमेटली क्या होता है, 2006 में जैसे जो बातें होती है कि हाँ एक ब्रिक जैसा एक एसोसिएशन बनाना चाहिए, जिसमें पहले कौन थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ही थे, साउथ अफ्रीका नहीं था, जो यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करें। तो उसको अल्टीमेटली आज आप देखते हो कि वी आर दी पार्ट ऑफ ब्रिक्स नेशंस, ठीक है। तो क्यों ज्वाइन किया आखिरकार, तो स्थिति ये होती है कि बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी की अगर बात करें, ईरान जो है, ठीक है, ये आपने पढ़ा नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताता हूं, आपको एक आइडिया देता हूं कि ईरान के ऊपर कह सकते हैं सैंक्शंस लगाए किसने, यूएसए ने ईरान के ऊपर भी, जैसा इराक के ऊपर चार्जेस लगाए थे ना 2003 में, जो इन्वेड किया था, बोला था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन बनाए जा रहे हैं। तो वैसा ही आरोप लगाते हुए क्या है कि सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए यूएसए ने ईरान के ऊपर, इराक के बाजू वाला देश, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो हाउएवर बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी विद द यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान, क्यों लगाए, क्योंकि यूएस को लग रहा था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रही है। अब सैंक्शन जो लगाए तो उसमें ट्रेड एम्बार्गो वगैरह लगा दिया। देखो शब्द भारी तो नहीं हो रहे ना, सिंपल ही रखेंगे, तो उसको ट्रेड करने से रोक दिया। जो ईरान ऑयल सप्लाई करता था तो दूसरे देशों से बोल दिया तुम ऑयल नहीं खरीदोगे कोई, क्यों, क्योंकि उसकी हेजेमनी है, ठीक है। तो इस तरह से यूएस ने क्या किया, वर्ल्ड को दिख रहा था ना कि यूएस, जब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है तो यूएस कुछ भी कर सकता है, अपनी मनमानी कर सकता है। तो इंडिया ने जब ये स्थिति देखी कि यार 21st सेंचुरी में जो यूएस सैंक्शन लगा रहा है ईरान के ऊपर, ठीक है, वो अपनी मोनोपोली को अपने हिसाब से अपनी इच्छा को परफॉर्म कर सकता है, तो इंडिया बिगेन टू ऑब्जर्व दैट टू मच डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस अंडर यूएस कंट्रोल कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो इंडिया को तब ये समझ में आया कि यूएस से जो फायदा मिल रहा है वो तो सही है, लेकिन अगर हम पूरी तरह से उसके ऊपर ही निर्भर हो गए ना तो लॉन्ग टर्म में वो नुकसानदायक हो सकता है। यूएस डॉलर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना, यूएस के जो स्ट्रक्चरल पावर्स है उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होना लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिव नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। मतलब बैलेंस ऑफ पावर बहुत जरूरी है, ठीक है, मैंने वही बताया ना, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, बैलेंस ऑफ ऑर्डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो बैलेंस ऑफ ऑर्डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के चलते क्या है, देयरफॉर इंडिया डिसाइडेड टू गो विद द आइडिया ऑफ ब्रिक, और इसी के चलते इंडिया ने डिसाइड किया कि चलो भैया ब्रिक का जो आइडिया है उसके साथ हम जाते हैं। देखो ब्रिक्स नहीं है, अभी ब्रिक ही है। तो इनिशियली द आइडिया वाज टू हैव 4 नेशंस, 4 डेवलपिंग नेशंस, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। अब ये ब्रिक का कंसेप्ट थोड़ा सा और हिस्ट्री बता देता हूं मैं आपको। देखो ये सारी चीजें पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको ब्रिक्स नेशन का जेनेसिस समझ में आ जाएगा। ब्रिक्स नेशन क्या है, वो तो सिंपल है कि 5 देशों का समूह, 5 डेवलपिंग देशों का समूह, वो ब्रिक्स नेशन है, ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन उसका थोड़ा जेनेसिस समझ लो, क्योंकि एडिशनल मटेरियल में बहुत कम कंटेंट दिया है। तो अगर हम जिसे देखें ना कि ब्रिक नेशन जो है, ये ब्रिक टर्म किसने कॉइन किया था, तो द टर्म ब्रिक वाज कॉइन्ड इन 2001 बाय द देन चेयरमैन ऑफ गोल्डमैन सैच। गोल्डमैन सैच, अगर आपके कोई कॉमर्स के फ्रेंड वगैरह तो उनसे पूछना क्या है गोल्डमैन सैच, मतलब ड्रीम जॉब होती है, प्राइवेट फर्म है वैसे तो, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह इन सारी चीजों में डील करती है गोल्डमैन सैच। तो अब उनके जो उस समय के चेयरमैन थे, क्या नाम, जिम ऑनऑयल, ही इज ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। तो उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। अब देखो, क्योंकि इनका काम, इनकी कंपनी का काम क्या है, गोल्डमैन सैच का, कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को संभाला जाए, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे आप प्रॉपर्टीज वगैरह, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज, इन सारी चीजों में काम करते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व भी किया कि वर्ल्ड वाइड अगर इकोनॉमिक चैलेंज, मतलब इकोनॉमिक हेजेमनी को चैलेंज करना यूएस की, तो क्या किया जा सकता है। तो जिम ऑनऑयल जो है, तो ही प्रेडिक्टेड दैट अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग एंड न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस could come to dominate the western economies। तो जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है, नो डाउट उनका दबदबा है इकोनॉमिक मैटर्स में, यूरोपियन यूनियन, यूएसए, हेजेमनी है, लेकिन वेस्टर्न इकोनॉमीज को अगर ओवरकम करना है उनकी इकोनॉमिक डोमिनेंस को, तो इसके लिए जो इमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है, डेवलपिंग नेशंस, उन्हें साथ में आना चाहिए। एंड ही गेव द कंसेप्ट ऑफ ब्रिक, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज। तो ब्रिक का कंसेप्ट वहां से निकल के आया। अब अगर आगे समझे हम, तो क्या है द टर्म
ब्रिक्स रेफर टू ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक। और द ब्रिक वाज फाउंडेड इन 2006। तो देखो पहली बात तो क्या, ब्रिक का आइडिया 2006 में डिस्कस किया गया था, फाउंड नहीं की गई थी। ब्रिक का आइडिया यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो न्यूयॉर्क में, तो वहां पे क्या होता है कि इनफॉर्मली इन चारों देश, ठीक है, ये चार देश जो थे, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इनके लीडर्स ने डिस्कस किया कि हाँ फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये आइडिया जो था तो धीरे धीरे क्या है 2006 से 2009 तक क्या होता है, ब्रिक्स से ब्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। 2009 में क्या होता है, पहली ब्रिक समिट होती है कहां पे, रशिया में, ठीक है, पहली ब्रिक्स समिट होती है रशिया में। और उसी पहली समिट में क्या होता है, साउथ अफ्रीका भी अपनी मेंबरशिप की इच्छा जाहिर करता है। तो ये ब्रिक्स से क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। तो जैसे आप देखोगे तो 2009 की मीटिंग में 4 ही लोग थे, ठीक है। फिर क्या होता है, साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन करता। तो 2009 में जैसे आप देखोगे तो हमारे वो जो क्या नाम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो थे। और फिर 2009 में क्या होता है, तो दौड़ते दौड़ते कौन आता है, उधर से जैकब जुमा भी आते हैं, ठीक है। निंजा टर्टल देखी आपने, ठीक है, तो निंजा टर्टल देखी, समझ गए। तो उस तरह से क्या है 2009 में जो उस समय के जैसे हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर थे कहां के, साउथ अफ्रीका के, जैकब जुमा, वो क्या बोलते हैं कि मुझे भी पार्ट बनना है, मतलब साउथ अफ्रीका को भी पार्ट बनना है, मतलब आ जाओ, ठीक। तो इस तरह से ब्रिक्स होता है, फाइन, ब्रिक्स से ब्रिक्स होता है। तो आई होप आपको हिस्टोरिकल नैरेटिव जो है, जेनेसिस कहां से आया, ब्रिक कैसे हुआ, ब्रिक्स, वो सारी चीज समझ में आ गई, ब्रिक्स आखिर है क्या, क्लियर, ये सारी चीजें समझ में आई है। अब क्वेश्चन में आएगा आपको ब्रिक्स नेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को, तो आप लिख सकते हो कि कैसे फॉर्म हुआ, सिर्फ इतना लिखना है कि 2006 में जैसे अगर आप देखेंगे तो इनफॉर्मली द आइडिया टू हैव अ एसोसिएशन ऑफ डेवलपिंग नेशंस, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस वाज पुट फॉरवर्ड बाय द लीडर्स, ठीक है, एंड इट गॉट कह सकते हैं फॉर्मलाइज्ड इन 2009, ठीक है, जो पहली मीटिंग रशिया में होती है। अब मीटिंग भी क्या थी, घूमती रहती है कि कभी रशिया में, कभी ब्राजील में, मतलब सबकी बारी आती है एक बार, फाइन। तो ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिक्स नेशंस का, तो दी की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स आर प्राइमरीली टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर्स बिसाइड नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वालिटी। तो ये आपको बाय हार्ट कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इंश्योर किया जाए, साथ ही साथ में इंटरनल पॉलिसीज जो है, नॉन इंटरफेरेंस जो है, वो इंश्योर किया जाए कि सारे नेशंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे और सब एक साथ मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करें। अब देखो ब्रिक्स नेशन सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रिक्स जो एसोसिएशन है ना, इसका एक इंपॉर्टेंट और है, जैसे अब क्या लिखा है, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज। तो अब क्या होता है, जैसे इंडिया चाइना की नहीं बनती है, लेकिन इंडिया चाइना को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम इंडिया चाइना कितने ही लड़ रहे आपस में, लेकिन अगर हमारे बीच में डिस्प्यूट्स होंगे तो हम ब्रिक्स नेशंस के जो समिट्स वगैरह होते हैं तो उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे गलवान क्राइसिस वगैरह ये हुआ, ठीक है, ये सब कुछ हुआ, तो क्या कर सकते हैं हम कि उस प्लेटफॉर्म पे इंडिया और चाइना के जो इंटरनल डिस्प्यूट्स है उन्हें भी क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक तरह से साथ में आना ये फायदा रहा। अब बुक में मतलब जो एडिशनल मटेरियल है उसमें आपको थोड़ा पुराना डेटा दिया है कि 11th कॉन्फ्रेंस के बारे में। 11th कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 2019 में। 20 में भी कॉन्फ्रेंस होती है रशिया में, तो वो 20 में तो कोरोना वायरस था, तो वर्चुअल सबमिट होती है, और वैसे ही 21 में भी वर्चुअल सबमिट होती है। तो 21 में कितना पैसा बच गया, अच्छी बात है, ठीक है, कि नहीं तो पहले जाते सारे लीडर्स उड़ के वहां पे पूरा अरेंजमेंट करो, अब बैठे बैठे अपने देश में रहो, बढ़िया वर्चुअल मीटिंग कर लो। तो ये एडवांटेज था, ठीक है, मतलब उसका पॉजिटिव साइड देखा जाए तो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम रशिया के बारे में पढ़ेंगे, रशिया एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। तो जो अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो नया नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, तो उसमें आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। मतलब दो तरीके से पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकते हैं और कौन कौन से नेशंस हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस, अब वो जो बुक में दिए हैं और जो एडिशनल टॉपिक थे वो सब डिस्कस कर चुके हैं हम। तो हमने यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, इन सब के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर अब अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर अगर नेशन की बात की जाए तो चाइना जो आपकी बुक में था वो आपने पढ़ लिया, ठीक है। फिर आप जैसे देखोगे तो जापान, साउथ कोरिया भी है बुक में, बॉक्स में, तो हमने वो भी पढ़ लिया है। अब अगर नेशंस की बात करें जो एडिशनल टॉपिक में ऐड हुए हैं, तो और कौन से नेशंस हैं जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकते हैं, तो उसमें एक रशिया भी हो सकता है, ठीक है, इंडिया भी हो सकता है, इजराइल भी हो सकता है, इंडिया हम भी हैं उसमें, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया कैसे एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब देखो जो एडिशनल मटेरियल देता है ना सीबीएसई, मतलब जो पेजेस दिए, पीडीएफ दिए, तो उसमें क्या है कि ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई है, और वो जेन्युइन है। क्यों नहीं बताई गई है, क्योंकि अगर आप एंड ऑफ बायपोलरिटी चैप्टर पढ़ के आए हो तो वहां पे आपने एक टॉपिक पढ़ा है पूरा कि किस तरह से जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, इंडिया का क्या रिलेशन रहा, तो उसमें आपने रशिया के बारे में बढ़ चढ़ के पढ़ा है, ठीक है। तो जब डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद रशिया बना, रशिया मेजर कंट्री था, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहां पे हमने एंड ऑफ बायपोलरिटी वाले चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस किया है। तो अब क्लास 12th में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एक अच्छा आंसर आप फ्रेम कर सकते हो अगर रशिया
एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर पे क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। और बाकी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हम यहां पे डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक। चलो देखो, तो रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। अगर जैसे आप देखोगे ना, तो जो सोवियत यूनियन बना था, जो यूएसएसआर बना था, तो उस यूएसएसआर में जो कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन से पहले यूएसएसआर था, तो उसमें रशिया लार्जेस्ट नेशन था। इनफैक्ट क्या होता था, यूएसएसआर वाज रिप्रेजेंटेड बाय रशिया, ठीक है। और रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन के अंडर में रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, उस रशियन रेवोल्यूशन के बाद में वो आइडिया आया किस चीज का, तो आप जैसे देखोगे तो सोवियत यूनियन बनाने का आइडिया जो है 1922 में, तो रशिया ने इनिशिएटिव लिया है। तो रशिया वाज लाइक द लीडर ऑफ द नेशंस फॉर्मिंग यूएसएसआर, ठीक है। तो जितने भी देशों ने मिलकर यूएसएसआर बनाया था, उनका लीडर ही रशिया था। फाइन, तो ये पॉइंट समझ में आया कि रशिया एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्यों हो सकता है, कि जब यूएसएसआर था तो यूएसएसआर का भी मेजर पार्ट जो था वो रशिया था, ठीक। अगली चीज क्या है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इन लेट 1980s एंड अर्ली 1990s, रशिया इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। और जब डिसोल्यूशन हो गया किसका, यूएसएसआर का, तो रशिया ही एकमात्र क्या है, कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह इमर्ज हुआ। एकमात्र तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो सब में जो 15 नेशंस निकले थे, उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था, रशिया था पूरे यूएसएसआर में। इनफैक्ट क्या कंसीडर करेंगे हम, ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। तो जो सारी की सारी लीगेसी थी ना, किसकी, जो सारी की सारी लीगेसी थी यूएसएसआर की, इट वाज गेन्ड बाय रशिया। फाइन, और देखो कितना सुंदर तरीके से लिखा जाता है, डिसइंटीग्रेशन कब हुआ, तो डिसइंटीग्रेशन या फिर डिसोल्यूशन जो है सोवियत यूनियन का, वो एक रात में तो हुआ नहीं था ना, तो उसको लिखा है कि लेट 1980s में, अर्ली 1990s में। तो इस तरह से आप अपने राइटिंग पार्ट, कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ में सब आता है, लिखने में दिक्कत जाती है, तो लिखने में दिक्कत जाती है, जहां से पढ़ रहे हो वहीं से सीखो ना। मतलब बुक में ही जिस तरह से लिखा रहता है, तो वो उस आर्ट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा आपको अपनी राइटिंग्स में, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, तो क्या है, जैसे आप देखोगे रशियाज जीडीपी इज करंटली 11th इन द वर्ल्ड एंड व्हिच इज सस्टेन्ड। तो काफी लंबे समय से 11th पोजीशन पे कौन है, रशिया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो इकोनॉमिक पावर उतनी मजबूत नहीं है, छोटे छोटे देश जो हैं, जैसे जापान की मैंने बात करी है, वो रशिया से कई गुना छोटे हैं, लेकिन कई गुना बड़ी उनकी जीडीपी है। इंडिया की जीडीपी रशिया से बड़ी, ठीक है। तो इकोनॉमिक पावर उतना नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट जो है उसको रशिया को बहुत पावरफुल बनाता है। और आज भी कुछ लोग तो यूएस रशिया को कंसीडर करते हैं राइवल्स की तरह, वो क्या है, तो वो पॉइंट अभी आगे डिस्कस करेंगे वाला हम, ठीक है। उसके अलावा जैसे देखोगे तो रशिया की इकोनॉमी अगर है 11th पोजीशन पे, तो क्यों है, तो रशिया हैज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गैसेस दैट मेक इट अ पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो उसके पास में नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सपोर्ट करते हैं, खूब धंधा है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, तो हम भी जैसे हम देखेंगे तो मिडिल ईस्ट जो है, तो मिडिल ईस्ट के अलावा भी आप देखोगे ना, तो मिडिल ईस्ट के अलावा भी रशिया हो गया, हम अफ्रीकन नेशंस पे डिपेंडेंट होते हैं हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, और उनके पास वो रिजर्व्स है मिनरल्स के, नेचुरल रिसोर्सेज के, गैसेस के। साथ ही साथ पावरफुल क्यों है वो, एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर क्यों है, तो इन एडिशन रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विथ अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि जैसे जो यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन थे, मैंने बताया ना उत्तराधिकारी कौन बना, तो रशिया बना। तो यूएसएसआर के न्यूक्लियर वेपन जो है वो सारे के सारे रशिया के पास में आए। तो इस सेंस में रशिया के पास में क्या है, एक ऐसा, रशिया एक ऐसा न्यूक्लियर स्टेट है जिसके पास में सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर वेपन है, जो क्या है, जो मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी पावर को दर्शाता है, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन भी है और एनर्जी रिसोर्सेज भी है, सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद क्या है, रशिया इज ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड P5। और फिर क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर का दबदबा है, ठीक है। और उसी दबदबे के चलते जैसे चाइना डराता है हमें कभी कभी, ठीक है। तो वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स की जो सीट है, जो पहले यूएसएसआर के पास थी, तो यूएसएसआर से किसने कैरी करी, वो रशिया ने। किधर गया रशिया, ये रहा रशिया, ठीक है। तो फ्रांस, ब्रिटेन, ये यूएसए, चाइना, ये 5 देश ऐसे हैं, जिन यूनाइटेड किंगडम, ये 5 देश ऐसे जिनके पास में परमानेंट मेंबर है, और इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये P5 कहलाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर। सो दिस वाज ऑल अबाउट रशिया। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के बारे में, इंडिया एज ए न्यू सेंटर ऑफ पावर के बारे में। अब देखिए यहां पे चीजों को समझना होगा आपको। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से नेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हम रशिया के बारे में पढ़ के आए थे। अब जो बुक के टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए, एडिशनल टॉपिक्स में आपने रशिया एक कंट्री देखा। दूसरा कंट्री जो आपको समझना है वो है हमारा अपना प्यारा देश भारत, ठीक है। इंडिया भी एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकता है। किस बेसिस पर आप ये कहोगे, जब आपको कुछ
फैक्ट्स दिखेंगे, जब आपको कुछ प्रोग्रेस दिखेगी, जब आपको कोई पॉइंट्स दिखेंगे कि जिन बेसिस पर आप बोल सकते हो कि हाँ इंडिया भी एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकता है, तो दिखा है कुछ, ठीक है, कुछ पोटेंशियल दिखी है, तो उन्हीं बेसिस पर हम समझेंगे कि हाउ कैन इंडिया बी एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर इन 21st सेंचुरी। क्लियर हुआ? अब यूएस की हेजेमनी तो खत्म होगी ना, दिखती बात है, तो कौन रिप्लेस करेगा? तो एस्पिरेशनल इंडिया रिप्लेस करेगा, ठीक है, जो हम एस्पायर करेंगे तो हम अचीव करेंगे, वही वाली कहानी है यहाँ पे। तो इंडिया को क्यों एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, एक न्यू सेंटर ऑफ पावर कहा जा सकता है? तो दी 21st सेंचुरी इंडिया इज बीइंग सीन एज एन इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर। एक इंपॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप देखोगे तो 1950s में आजादी पाने के बाद में ये 70 सालों का मतलब एक पूरा रास्ता कंप्लीट करके जब हम आए हैं तो हम काफी आगे निकल के आए। अब ऐसा नहीं कि बहुत आगे निकल गए हम, लेकिन फिर भी क्या है, हम काफी आगे निकल के आए और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां से और आगे जाएंगे अगर चीजें सही चलती रही तो। सही चलती रही तो उसका मतलब क्या, जैसे देखोगे आप हमारे पास में रिसोर्सेज भी हैं, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो भर के है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी। उसके अलावा आप जैसे देखेंगे तो इकोनॉमी भी अच्छा ही परफॉर्म करती है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, इनके चलते क्या है कि वर्ल्ड हमें किस नजर से देखता है, एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर की नजर से देखता है। इमर्जिंग ग्लोबल पावर के साथ साथ में एक रीजनल पावर की तरह देखता है कि साउथ एशिया में सबसे बड़ा, सबसे रीजनल, सबसे पावरफुल देश कौन सा है, तो वो है हमारा इंडिया। ठीक है, द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया इन अ मल्टी डायमेंशनल वे। अब जैसे मैं आपसे बता रहा हूं कि इकोनॉमी बड़ी है, इकोनॉमी की अगर हम बढ़ती इकोनॉमी की अगर हम बात करें ना, तो वी आर वन ऑफ द कंट्री विच इज हैविंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, विथ एन एक्सेप्शन फॉर दीज ईयर्स, मतलब ये 2020 2021 इन ईयर्स को भी अकाउंट में मत लेना, क्योंकि इस बार तो क्या है, ये जो साल रहे तो वर्ल्ड की इकोनॉमी ठप हुई है। बाकी अगर आप देखोगे इससे पहले तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है, तो जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं उनमें इंडिया भी आता है। 2016, 17, 18 ये दौर को अगर आप देखोगे तो क्लियर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में इंडिया भी आता है। उसके साथ साथ में जिस अगर हम देखें, उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, मल्टी डायमेंशनल वे पे आप इंडिया की मिलिट्री की बात कर लो, ठीक है, तो हम हार्ड पावर भी है हमारी। उसके अलावा और देखोगे चीजों को तो कल्चरल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज जो इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट करती है, प्रेज करती है, ठीक है, तो उस तरह से मल्टी डायमेंशनल वे में द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर एंड राइज ऑफ इंडिया। फाइन, तो अब क्या है, द इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री विथ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़ इज वेरी स्ट्रांग एंड इट मेक्स इंडिया एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, तो हर सेंस पे इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो इंडिया की, मैंने बताया ना कि रीजनल लेवल पे जैसे देखेंगे तो साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे और साउथ एशियन रीजन के बारे में, तो ये सारे देश जो, इन सारे देशों के साथ हम कनेक्ट होते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी हमारी, पावर भी है, तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ कल्मिनेट होकर इंडिया को एक अल्टरनेटिव, एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाते हैं। फाइन, फिर क्या है, अब जैसे अगर हम स्पेसिफिकली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ऐसी क्या बात है हमारे अंदर जो हम वर्ल्ड पावर या फिर एक मेजर सेंटर ऑफ पावर बनने की बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, तो वो ये है कि वी आर टारगेटिंग अ गोल ऑफ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, टारगेटिंग अभी अचीव नहीं करा है, वी आर टारगेटिंग कि हम क्या होगा, हम एक समय में जैसे हम देखेंगे तो अगले 5 सालों में, 10 सालों में हम क्या करेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे अपने देश को। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी जब बनाओगे तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि आप टच कर जाओगे कहीं ना कहीं 3rd 4th पायदान पे आ जाओगे वर्ल्ड इकोनॉमीज में। फाइन, उसी के साथ साथ क्या है, अ कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट एंड एंशिएंट इंक्लूसिव कल्चर। ठीक है, तो एक मार्केट बहुत अच्छा मिलता है। आप देखेंगे ना तो वेस्टर्न कंट्रीज का, यूएस का झुकाव एकदम से 1990s के बाद में क्यों बढ़ा, जब हमने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया तो उन्हें दिख रहा कि यहाँ पोटेंशियल है, मार्केट है, ठीक है, कंज्यूमर्स है इतने सारे। तो उस तरह से क्या है कि कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट एंड एंशिएंट एक्सक्लूसिव कल्चर विथ 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब इम्पार्ट डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड सेलियंस मतलब प्रोमिनेंस एक तरह से, ठीक है, सेलियंस टू इंडिया एज ए न्यू सेंटर ऑफ पावर इन 21st सेंचुरी। एक तो क्या मैंने बताया कि हमारी अपनी पोटेंशियल बहुत है, उसके बाद में इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है कि इंडियन डायस्पोरा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायस्पोरा एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ आपको इंडियंस मिलेंगे, और इंडियंस जो हैं तो वो इंडियंस ऐसा है कि अच्छी पोजीशंस पे हैं, इन्फ्लुएंशियल है, दूसरे देशों की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दूसरे देशों के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। तो उसके चलते क्या है, उसके चलते आप देखेंगे कि इंडिया की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ना वो क्या है, बहुत ज्यादा है, और यही क्या करेगी, इंडिया को 21st सेंचुरी में एक इमर्जिंग पावर की तरह उभारेगी। ठीक है, तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स
देखो सिंपल चीजों को कनेक्ट करना है कि अगर आप कह रहे हो इंडिया को एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, किस बेसिस पे कह रहे हो? सो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। फिर क्या है स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मतलब मिलिट्री और उसके बाद में डोमिनेंस, हेजेमनी, इन सारे चीजों का मिला जुला कंसेप्ट है स्ट्रेटेजिक। तो अब मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट विद इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर। अब देखो क्या वर्ल्ड में आप देखोगे तो कुछ ही गिने चुने देश जो जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उसी के चलते क्या उन्हीं में से एक इंडिया भी है, उन्हीं में से एक इंडिया है। तो उसके चलते क्या होता है कि इंडिया की जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, वो अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि हाँ वर्ल्ड में इतने देश है, ठीक है, जैसे आप देखो 190 प्लस कंट्रीज जो हैं, तो इनमें क्या है, इन 190 प्लस कंट्रीज में से कुछ 10-12 देश जो ऐसे हैं जिनकी क्या है न्यूक्लियर वेपन की पोटेंशियल है, तो वो दूर से ही बाकी सारे देश देके प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंडिया को और पावरफुल बनाता है। अब देखो ये डेटरेंस है, डेटरेंस मतलब क्या है कि डर का वो जो माहौल है वो बनाना, तो उससे क्या है कि इंडिया का कह सकते हैं रिलेटिव पलड़ा जो रहता है ना वो भारी रहता है। फिर उसी के साथ साथ देखोगे तो मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना डेवलप नहीं हो पाया। चाइना और हमने एक साथ रेस दौड़ना चालू करी थी, लेकिन आधे रास्ते में चाइना तेज दौड़ गया, हम आधे रास्ते में स्लो थे। कहां? तो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ था। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे अब ये मेक इन इंडिया पे फोकस किया आप देखेंगे 2014-15 से, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या करता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कंट्री के अंदर। तो वो भी क्या करेगा कि कल को इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जीडीपी में और ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, वो इंडिया को क्या बनाता है, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है, साथ ही साथ में इंडिया की पावर को एड ऑन करता है। All these changes are making India an important center of power in the present world। और ये सारी चीजें मिलकर अगर एक साथ देखा जाए तो प्रेजेंट वर्ल्ड में इंडिया को एक इंपॉर्टेंट, एक पावरफुल सेंटर बनाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। छोटे छोटे टॉपिक इस वीडियो में, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है इजराइल। अब देखिए इजराइल एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब लास्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक में जैसे अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर को पढ़ा है। इजराइल कैसे अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हो सकता है, इस चीज को इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और सारा सब कुछ स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो क्या कि यहां पे आपको दिख रहा है इजराइल। वर्ल्ड मैप पे जैसे देखेंगे तो अफ्रीका और एशिया जो है, तो उसके बॉर्डर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इजराइल देखने को मिलेगा। इसी को जूम इन करते हैं तो हमें यहां इजराइल दिखेगा, ये दिखा इजराइल रेड कलर में जो मार्क्ड है। अब देखो साइज कितना बड़ा है, हमारे हरियाणा से भी छोटा है, ठीक है, साइज इतना बड़ा है बस, और इसे आप अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बता रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आप इसे न्यू सेंटर ऑफ पावर बता रहे हैं, ऐसा क्या कर दिया, तो वो सारी चीजें भी समझेंगे। और देखो एक पॉइंट और बताता हूं कि मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप अभी तक के सारे वीडियो देख के आए हो, क्योंकि क्या रहता है कि मैं ये प्रिज्यूम करके चलूंगा कि आपको जो भी पहले चैप्टर में आया है, पहले बुक में जो भी आया है, वो सारी चीजें पता है, तो उस हिसाब से कनेक्शन हमारा बनता रहेगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में पढ़ोगे, फायदे में रहोगे। अब क्या है, तो हम जैसे अगर यहां देखते हैं तो मैंने आपको पहले भी जब यूएस हेजेमनी वाले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था, गल्फ वॉर वगैरह होती है, गल्फ वॉर वगैरह जो हो रही है, अरब स्प्रिंग वगैरह जो हो रही है, वो तो चल ही रहा है। उसी के साथ साथ में क्या रहता है कि जो अरब नेशंस हैं और इजराइल जो है, इनके बीच में हमेशा क्या रहते हैं, दंगे रहते हैं। मतलब आप देखोगे तो मल्टीपल वॉर जो है लड़ी जाती है, और उन वॉर्स के पीछे का कारण क्या है कि अरब नेशन जो है, इस्लामिक कंट्रीज जो है डोमिनेट कर रही है, और उन इस्लामिक कंट्रीज के बीच में यहां पे एक ज्यूइश नेशन आ गया है, ठीक है, यहूदियों का एक देश आ गया है। तो वो, और फिर उसके बाद क्या है, आ गया मतलब क्या सर, कहीं से देश ऐसे आते थोड़ी ना, देश तो वहीं रहते हैं। समस्या है यहाँ, समस्या क्या है कि इजराइल 1948 के पहले दुनिया के नक्शे में नहीं था, 1948 में दुनिया के नक्शे में आया, और आज हम उसे अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ, तो इजराइल को स्टैब्लिश किया गया 1948 के बाद में, ठीक है। और क्यों स्टैब्लिश किया गया, तो आप जैसे आप देखो इसके पीछे ऐसी कहानी कि हम इसमें अगर चाहें तो 10 घंटे तक डिस्कशन कर सकते हैं इजराइल के ऊपर, ठीक है। और अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन भी रहता है इजराइल से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो ये है कि किसी दिन फुर्सत में उस चीज को डिस्कस करेंगे। बाकी अगर समझा जाए ना, तो इजराइल जो है, इजराइल के पीछे की सीधी सी कहानी क्या है कि ज्यूस जो है, ठीक है, यहूदी जो होते हैं। अब ज्यूस कौन है, तो ज्यूस एक रिलीजन, मतलब एक रिलीजन है ज्यूइज्म, ठीक है, और उसे को फॉलो करने वाले, ठीक है, जुडाइज्म जो रिलीजन है, तो जुडाइज्म जो रिलीजन है उसी को फॉलो करने वाले जो फॉलोवर्स हैं वो ज्यूस कहलाते हैं, ठीक, वो ज्यूस पीपल कहलाते हैं। और उन्होंने अपना एक धर्म के हिसाब से एक ज्यूस लैंड बनाया है, ठीक है। अब ये ज्यूस लैंड जो है, तो वो क्या कंसेप्ट पे बना है कि सारे वर्ल्ड में जितने भी ज्यूस हैं सब आके इजराइल में रह सकते हैं। और ये बनाया गया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जो वेस्टर्न पावर्स थे उन्होंने क्या किया, प्रॉमिस किया था
कि हम क्या करेंगे, इस तरह से इजराइल स्टैब्लिश करेंगे। और यही क्यों बनाया है, क्योंकि जेरूशलम जो है, तो जेरूशलम क्या है, जेरूशलम को जिससे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल रिलीजन्स के लिए, इस्लाम के लिए भी, क्रिश्चियनिटी के लिए भी और जुडाइज्म के लिए भी, सभी के लिए वो क्या है, तीर्थ हो जाता है अपना, ठीक है। और इसी के चलते क्या आप देखते हो कंफ्लिक्ट है, इसी के चलते वो जो टेंपल कैंपस है उसी के चलते क्या है, वहां मॉस्क भी है, वहां आपको देखने को मिलेगा। तो होली प्लेस जुडाइज्म के लिए भी है, ठीक है, क्रिश्चियंस के लिए भी क्या है, जेरूशलम जो है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो जेरूशलम में क्या होता है, यीशु मसीह का जन्म होता है, आई गेस वही होता है ना। तो इस तरह से क्या है कि सारे रिलीजन के लिए, तीनों रिलीजन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है। और ये तीनों रिलीजन जो है ना, एक और इंटरेस्टिंग देखो, मरे जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं सारे धर्म आपस में, लेकिन वो ये भूल गए कि रूट्स तो एक ही जगह है। तीनों रिलीजन जो है, तो तीनों रिलीजन को अगर आप पीछे 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 जाते जाओगे ना, तो तीनों रिलीजन के जो मैसेंजर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों रिलीजन की रूट्स एक जगह है, ठीक है। तीनों रिलीजन्स जो है तो सेमेटिक सामी धर्म की गिनती में आते हैं। फिर भी क्या है, लेकिन वही है कि सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स होते चले गए, विभाजित होते चले गए धर्म, और लोग आज जान दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। तो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट में इन माय ओपिनियन लड़ना बिल्कुल खराब है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर आप रूट्स को देखोगे तो वो एक ही जगह मिलती है स्टिल, ठीक है, स्टिल। लेकिन अगर हम समझे चीजों को, हम उस मतलब डिबेट में ना जाते हुए, तो हमें क्या पढ़ना है, इजराइल एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर पढ़ना है। तो इजराइल क्या है, यहाँ पे बनाया गया, ठीक। अब बनाए जाने के बाद क्या होता है, इजराइल हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द 21st सेंचुरी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, बिसाइड्स इकोनॉमी। तो देखो इकोनॉमी में भी क्या है, मैंने आपको बताया हरियाणा से भी छोटा देश, लेकिन उसकी इकोनॉमी भी क्या है, प्रॉस्परिंग है, लोगों का पर कैपिटा इनकम अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, एजुकेशन पे ध्यान दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब ये सारा जो हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि और कोई काम नहीं है, 24/7 आवर्स वो जो रहता है देश, वो क्या है कि थ्रेट में रहता है वॉर्स के, मतलब कहीं से अटैक हो जाए। अगर आप जैसे देखोगे तो पैलेस्टीन जो है ना, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली कि पैलेस्टीन जो है, ये पैलेस्टीन है, एक समय पे पैलेस्टीन पूरा इधर भी हुआ करता था, गाजा स्ट्रिप, और ये भी हुआ करता था, लेकिन इजराइल ने भी अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड किया। तो वो बहुत कन्फ्लिक्टेड इश्यूज है यहाँ पे, ठीक है, बहुत कन्फ्लिक्ट वाले इश्यूज हैं, हम उसमें ना घुसे। तो जैसे क्या आता है कि पैलेस्टीन से भी हमला होता है, इजराइल से भी हमला होता है, तो उस कारण एक वॉर जोन टाइप की सिचुएशन हमेशा रहती है। तो उन ऑड्स को डिफीट करते हुए इजराइल क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है, तो सर्विलांस बहुत मजबूत है, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत मजबूत है, ठीक। उसके बाद में डिफेंस की बात करो तो क्या कहना है डिफेंस, जैसे मुसाद जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी की गिनती में आती है, ठीक है, इंटेलिजेंस बिसाइड इकोनॉमी, और उसी के साथ साथ में इकोनॉमी मैंने बताया पर कैपिटा इनकम वगैरह जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये सारे फैक्टर्स इजराइल को एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बनाते हैं, और ये बताते हैं कि इतने ऑड्स को डिफीट करते हुए इजराइल क्या है, इमर्ज हुआ है, ठीक। फिर क्या है, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज, इजराइल हैज रीच्ड टू न्यू हाइट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इनडोमिटेबल डिफेंस पावर्स, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब देखो एक एक शब्द जो है ना इजराइल की कहानी को बताता है। यहाँ पे क्या है कि वेस्ट एशियन नेशंस के बीच में जो क्राइसिस है उसमें फंसा पड़ा है वो, उन सारी चीजों के बावजूद क्या है, इनडोमिटेबल डिफेंस पावर्स, डिफेंस पावर बहुत मजबूत है। डिफेंस पावर की अगर आप बात करें तो आपको ध्यान होगा, रिसेंटली अभी न्यूज में भी था क्या, तो उसका जो आयरन डोम वाला सिस्टम है वो बहुत चर्चा में आया था। क्या था, लोगों को लगता था क्या पूरे देश के ऊपर आयरन डोम बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो क्या है, मिसाइल्स को ऊपर ही खत्म कर देती है, वो आयरन डोम बोला जाता है उसको। तो पावर की बात करना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की अगर हम बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे वेपन्स जो है, इंडिया कितना बड़ा है साइज में, जीडीपी में, सारी चीजों में, लेकिन वो क्या करता है, इजराइल से वेपन्स इंपोर्ट करता है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब क्या है, एक तरह से डेजर्ट है इजराइल, एक तरह से डेजर्ट है, सलाइन वाटर है आजू बाजू में, पूरा पानी की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी सक्सेसफुली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यहां देखने को मिलता है। डेट पाम्स वगैरह जो है, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अडेप्टिव फार्मिंग पे फोकस किया, और एग्रीकल्चरल सेक्टर भी मजबूत, एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो दीज ऑल फैक्टर्स मेक इजराइल एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी इन प्रिंसिपल विथ विच अ स्मॉल ज्यूइश जियोनिस्ट नेशन। देखो जियोनिस्ट नेशन क्या होता है, तो जुडाइज्म जो है, तो जुडाइज्म के अंदर एक और सेक्ट आ जाता है जियोनिस्ट, ठीक है। जियोनिस्ट जो होते हैं, पता है कौन होते हैं, जियोनिस्ट जुडाइज्म के ही फॉलोवर हैं।
ज्यूस ही होते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि जो दुनिया भर के ज्यूस है उनकी सबकी एक जैसी कॉमन हिस्ट्री है। मतलब आप उसमें खैर ना भी घुसो तो भी समझ में आ जाएगा कि एक ही रिलीजन की बात की जा रही है। टेक्निकल डिफरेंस होते हैं, लेकिन ये जो ज्यूइश जियोनिस्ट नेशंस की बात की जा रही है, जुडाइज्म की बात की जा रही है, ठीक है, ये जो देश है इट हैव सस्टेन्ड अगेंस्ट द एडवर्सिटी इन प्रिंसिपल, मतलब दैट इज इजराइल इज प्लेस्ड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन जनरल एंड द अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर। और उन सारी चीजों के बावजूद भी क्या है, मतलब उन सारे ऑड्स को डिफीट करते हुए वो क्या सस्टेन कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है। और यही सारी चीजें इजराइल को क्या बनाती है, एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, एक न्यू इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर बनाती है। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी चैप्टर हमारा फाइनली यहां पे कंप्लीट होता है। आई होप यू आर एंजॉइंग, ठीक है, और आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है, काफी अच्छी तरह से। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो। अगर कोई भी दिक्कत जाती है, प्लेलिस्ट यूट्यूब पर ढूंढने में दिक्कत जाती है, तो आप क्या करेंगे, वेबसाइट के थ्रू सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। करना क्या है, गूगल पे सीधा सा magnetbrains.com सर्च करना है, वेबसाइट खुलेगी, वेबसाइट पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करो। क्लास सेलेक्ट करते से आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स खुल के आ जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट तय करो, उस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर, टॉपिक, सारा सब कुछ होगा। और वहां पे फिर आपको क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करना है, इस तरह से वीडियो देखना स्टार्ट करना है, अपना सिलेबस घर बैठे कंप्लीट करना है। और यह सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं है, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के लिए। तो अपने जूनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें और नई चीजें, नए डोमेन्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। कैसा लगा चैप्टर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।